Hello dear students, welcome to the Gateway classes. Myself Mustafa Safi and this is the one shot video for the unit number 4 of the subject Fluid Mechanics and Fluid Machinery. तो आज की इस वन शॉट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी की यूनिट नंबर 4 के बारे में. दिस यूनिट इज बेस्ड ऑन दी फोर्स एनालिसिस, डिफरेंट टाइप्स के फोर्स, डिफरेंट टाइप्स के प्लेट्स, इंपैक्ट ऑफ जेट क्या होता है. तो दिस यूनिट इज बेस्ड ऑन द इंपैक्ट ऑफ जेट एंड द टर्बाइंस. तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे टर्बाइंस के बारे में और इंपैक्ट ऑफ जेट के बारे में. जब भी जेट किसी टर्बाइन पे स्ट्राइक करती है तो कितना फोर्स लगाती है और कितना वर्क डन करती है. दिस इज सिलेबस ऑफ द यूनिट नंबर 4 जिसमें क्या क्या पढ़ना है हमें. वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट दीस टॉपिक्स. एक बार देख लेते हैं टॉपिक जल्दी से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंपैक्ट ऑफ जेट के जो जब कोई जेट किसी प्लेट पे या टर्बाइन पे स्ट्राइक करती है प्लेट पे तो कितना फोर्स लगाती है. तो फिक्स के लिए निकालेंगे और मूविंग सरफेस के लिए निकालेंगे. तो हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर द फिक्स प्लेस एंड फॉर द मूविंग सरफेस. ठीक है. इसके बाद देखेंगे टरबाइन के बारे में. टरबाइंस क्या होते हैं, इंपल्स टरबाइन क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, पहले से ट्रायंगल कैसे बनता है, पावर और एफिशिएंसी फार्मूला क्या है फॉर द बेल्ट एंड टरबाइन, गवर्निंग ऑफ द बेल्ट एंड व्हील क्या होती है, फ्रांसिस और कपलाइन टरबाइन व्हिच इज आल्सो द वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द टरबाइन. फ्रांसिस टरबाइन क्या होता है, कपलाइन टरबाइन क्या होता है, इनकी कंस्ट्रक्शन डिटेल, वेलोसिटी ट्रायंगल्स, पावर एंड एफिशिएंसी का फार्मूला एंड हाउ वी विल सिलेक्ट द टरबाइन फॉर द पर्टिकुलर साइट. तो ये हमारे यूनिट नंबर 4 का सिलेबस है जो हमें आज की इस वन शॉट वीडियो में डिस्कस करना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग इंपैक्ट ऑफ जेट पढ़ने से पहले, यानी जब भी कोई जेट कोई भी जेट जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि हम किस प्रिंसिपल को यूज करेंगे उस फोर्स को पता करने के लिए. तो इक्वेशन होती है विच इज कॉल्ड एज द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन. इस इक्वेशन को यूज किया जाता है जब भी कोई जेट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसकी फोर्स की वैल्यू को पता करने के लिए. दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सबको पता है F इक्वल टू एम ए. ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है. F इक्वल टू एम ए में जब ए को मैं क्या करता हूँ dv अपॉन dt करूंगा. dv अपॉन dt क्या हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को dv अपॉन dt. तो जब मैं इसको m इंटू dv अपॉन dt पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा टाइम को मैं ले लेता हूँ मास के साथ तो ये क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट टाइम, और ये बचेगा मेरे पास वेलोसिटी. ठीक है. तो यू कैन से कि आप जो फोर्स आपको पता करना है, फोर्स कैसे पता कर सकते हैं, तो किसी भी जेट के लिए जब वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो वी कैन फाइंड बाय द फाइंडिंग द मास फ्लो रेट कि कितना मास पर सेकंड स्ट्राइक कर रहा है वो और कितनी चेंज इन वेलोसिटी है वो. dv is the change in velocity. तो mass flow rate into change in velocity. This product will give you the value of force. कोई भी जेट जब फ्लो करेगी या स्ट्राइक करेगी किसी सरफेस के ऊपर तो कितना फोर्स लगाएगी. तो फोर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी, यानी F into dt is equal to m into dv. अगर मैं टाइम को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ dt के साथ तो दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन. बेसिकली लीनियर मोमेंटम इक्वेशन या आपकी जो हमने अभी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करी थी, इस इक्वेशन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स व्हिच जेट एक्सर्ट ऑन एनी सरफेस. ठीक है. तो इस लॉ को हम यूज करेंगे वेयर F इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, m इज द मास फ्लो रेट, dt इज द टाइम एंड dv इज द चेंज इन वेलोसिटी. अब जब हम इंपैक्ट ऑफ जेट की बात करते हैं तो इंपैक्ट ऑफ जेट बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई लिक्विड व्हेन द लिक्विड कम आउट इन द फॉर्म ऑफ जेट फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द नोजल. जब भी किसी नोजल से कोई लिक्विड या कोई की जेट जब निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ द जेट व्हिच इज फिटेड एट द पाइप थ्रू व्हिच द लिक्विड इज फ्लोइंग अंडर द प्रेशर. किसी भी पाइप से कोई भी लिक्विड है किसी पाइप से फ्लो करता है, उस पाइप के अगर हम नोजल लगाते हैं तो क्या होगा, उस नोजल से वो जो पानी जो आपका वाटर होगा वो क्या होगा, एक जेट की फॉर्म में बाहर निकलेगा. तो जब जेट की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो क्या होगा, उसके पास कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है. तो उसी की बात कर रहे हैं. अब ये जो जेट है ये जब स्ट्राइक करेगी तो इसके सामने जो भी सरफेस आएगा वो क्या हो सकता है, दैट मे बी द फिक्स प्लेट और मे बी द मूविंग प्लेट. दोनों के लिए डिस्कस करेंगे हम कि फिक्स प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगी और मूविंग प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगी. और ये निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने कि इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन या लीनियर मोमेंटम इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे फोर्स को पता कर सकते हैं. दैट इज इक्वल टू दी F इज इक्वल टू मास पर यूनिट टाइम, यानी कि m इंटू अपॉन dt इंटू चेंज इन वेलोसिटी यानी कि dv. इससे निकालेंगे. ठीक है. दिस फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स का, उसकी हेल्प से हम लोग निकालते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था हमने, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन. तो क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास, वो F इज इक्वल टू F इंटू dt इज इक्वल टू m इंटू dv. यू कैन से फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट इतना मास पर सेकंड फ्लो कर रहा है उस लिक्विड का मल्टीप्लाइड बाय दी कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी. दिस इक्वेशन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर, अब हम जो इंपैक्ट ऑफ जेट की हम बात कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक लिखा हुआ है बेसिकली इंपैक्ट ऑफ जेट में आपको ये बताना है कि जब भी कोई जेट किसी पाइप से निकल रही होगी या किसी नोजल से निकल रही होगी तो वो जेट जब स्ट्राइक करेगी तो वो जो सरफेस है वो कैसा हो सकता है, हमारा स्टेशनरी भी हो सकता है और वो हमारा मूविंग भी सरफेस हो सकता है.
तो दोनों केस में हमें देखना है कि स्टेशनरी केस में कितना फोर्स लगाएगी और मूविंग के केस में कितना फोर्स लगाएगी। अब देखो दोनों ही केस में हमारे 3-3 केस बनते हैं। कौन से केस बनेंगे? अगर किसी जेट के सामने आपकी जो प्लेट है वो स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी जैसे फॉर एग्जांपल दिखा दे, ये आपकी जेट दिखाई हुई है, दिस इज द जेट, दिस इज द प्लेट। अगर किसी जेट के सामने कोई प्लेट स्टेशनरी है तो किस तरीके से स्टेशनरी आ सकती है? इट माइट बी कि वो आपकी कैसी हो, वो जेट के सामने बिल्कुल वर्टिकल हो, यानी प्लेट इज वर्टिकल टू द जेट। हो सकता है वो इंक्लाइंड हो, जेट स्ट्राइक करेगी तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो क्या हो, वो इंक्लाइंड आपका प्लेट आ रहा हो। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? दैट इज द कर्व्ड प्लेट, यानी प्लेट क्या हो जाए हमारी? कर्व्ड प्लेट हो जाए। कर्व्ड में भी हमारे फर्दर 3 केस बनेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर कर्व्ड प्लेट कोई है, कर्व्ड प्लेट इस तरह से प्लेट है, तो उसके हो सकता है जेट सेंटर में स्ट्राइक कर रही हो सकता है वो टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रही हो। इट डिपेंड्स ऑन दी आपका किस तरह की एप्लीकेशन है। तो हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें फोर्स पता करना है कि इन 3 केस में अगर प्लेट स्टेशनरी है तो कितना फोर्स आएगा, और अगर इन्हीं प्लेट को मूविंग मान लेंगे, when the plate is vertical, when the plate is inclined and when the plate is curved, in that cases how much force will be exerted with the help of the jet। हम उस जेट से कितना फोर्स लगा सकते हैं उन प्लेट के ऊपर, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे वो आपकी मूविंग प्लेट हो। चलिए अब एक एक करके देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे केस लिया गया है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द स्टेशनरी फ्लैट और वर्टिकल प्लेट। अगर किसी के जेट के सामने कोई फ्लैट वर्टिकल प्लेट आएगा तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे मैंने आपको बताया, हम यूज करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी कि इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। जो क्या इक्वेशन आई थी हमारे पास? ये वाली, कि फोर्स इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे अपना फोर्स की वैल्यू। अब कुछ नोटेशंस हैं जो थ्रू आउट हमारे सेम रहेंगे हर केस के लिए। क्या क्या नोटेशन मान के चलेंगे हम लोग? वी विल टेक v is the velocity of jet। जो v नोटेशन यूज करेंगे हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ जेट। u इज यूज फॉर द वेलोसिटी ऑफ प्लेट, यानी प्लेट मींस जिस प्लेट पे वो स्ट्राइक करेगा इसकी वेलोसिटी कितनी है, दिस इज द u, ये की वेलोसिटी हो जाएगी। रो विल बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। जिस फ्लूइड की हम बात करें, जनरली वाटर की हम बात करेंगे तो वाटर स्ट्राइक करेगा तो वाटर के लिए डेंसिटी लेंगे रो, उसकी वैल्यू होती है सबको पता है, दैट इज इक्वल टू द 1000 kg पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड केस में। स्मॉल ए को क्या यूज करूंगा मैं? दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट। जिस प्लेट पे वो स्ट्राइक कर रहा है उसका आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? दैट इज द ए, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज द पाई बाय 4 डी स्क्वायर। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द जेट, नॉट प्लेट, जेट, जेट का एरिया है, ठीक है। मैं जेट बोलते थे, जेट नहीं, प्लेट बोलते, प्लेट नहीं, जेट का एरिया होता है। जेट के लिए कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ये आपकी नोजल से जेट निकल रही है तो इसका डायमीटर कुछ ना कुछ रहेगा। लेट्स सपोज डायमीटर इज डी। अगर ये डी है, सर्कुलर जेट है, तो एरिया कितना रहेगा? दैट इज इक्वल टू द पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए व्हिच इज द एरिया ऑफ जेट, क्रॉस सेक्शन ऑफ द जेट, तो जेट उस पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे किसके लिए? पहले केस के लिए, जब मेरा प्लेट क्या है? दैट इज द वर्टिकल प्लेट है और वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी के लिए मैंने क्या किया? इसको फिक्स कर रखा है। ध्यान से अगर देखेंगे तो मैंने क्या किया हुआ है? इसको हिंज किया हुआ है और दोनों पॉइंट पे, यानी कि अगर फोर्स लगेगा तो ये प्लेट अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। हम सिर्फ फोर्स की वैल्यू पता करेंगे कि फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा? जो मास फ्लो रेट होता है, बेसिकली मास फ्लो रेट कैसे निकालते हैं? देखिए मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसके फॉर्मूले से, जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से आपका मास का फॉर्मूला रहेगा रो इनटू वॉल्यूम। अब मुझे मास की वैल्यू पता चल गई। अगर मुझे पता करना है मास फ्लो रेट, यानी कि कितना मास पर सेकंड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ अगर पर सेकंड लगाऊं तो मेरे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? पर सेकंड लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी पर सेकंड लगा दिया। अब रो इनटू वॉल्यूम पर सेकंड, एंड वॉल्यूम पर सेकंड इज कॉल्ड एज द डिस्चार्ज। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्चार्ज। तो रो इनटू क्यू आ जाएगा, और क्यू की जो वैल्यू थी डिस्चार्ज की कैसे पता करते हैं? दैट इज इक्वल टू द एरिया इनटू वेलोसिटी। इस वैल्यू पुट कर दूंगा तो कितना आएगा? रो ए इनटू वी। यानी ये वो वैल्यू है जिसकी वैल्यू पुट करके हम क्या पता कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मास फ्लो रेट। तो कैसे निकलेगा मास फ्लो रेट किसी भी केस के लिए? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट एंड मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कौन सी लेनी है? जिस वेलोसिटी जेट आपकी स्ट्राइक करेगी, द वेलोसिटी एट व्हिच द जेट स्ट्राइक्स द प्लेट। जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी ये वही वेलोसिटी हमें लेनी है, ठीक है। नाउ अब देखो इस फॉर्मूले में क्या करूंगा फिर अब चेंज क्या आता है वहां पर? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग? दैट इज द इनिशियल माइनस की फाइनल। बेसिकली होता क्या है? चेंज होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी। हमने क्या लिया यहाँ पर? हमने लिया इनिशियल माइनस के फाइनल। क्यों लिया भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी को मैंने वी आई लिख दिया और फाइनल वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे वी एफ लिख दिया। ये हमारी मेरी इक्वेशन बन गई, जिस इक्वेशन से मैं पता कर सकता हूँ कि कितना फोर्स वो जेट स्ट्राइक करेगी उस प्लेट के ऊपर। अब क्या करूंगा मैं? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, तो रो इंटू ए इंटू वी। तो स्ट्राइक किससे कर रहा है इस वाले केस में? जैसा आप देख सकते हैं स्ट्राइक तो वी से कर रहा है, दैट इज द वी इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट, जो हमने माना हुआ है ये वाला। इसी से स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा इस वेलोसिटी से तो क्या होगा? रो ए इंटू वी, ये मास फ्लो रेट आ गया। इनिशियल वेलोसिटी माइनस की फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो स्ट्राइक करने से पहले वेलोसिटी कितनी है इसकी? v, और स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? ये जेट या तो ऊपर की तरफ निकल जाएगी या जेट ये नीचे की तरफ निकल जाएगी।
इस डायरेक्शन में कुछ भी वेलोसिटी इसमें नहीं मिलेगी, यानी वेलोसिटी जो मिलेगी फाइनल वेलोसिटी इन दिस एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। जो भी वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, वो नीचे ऊपर वाई डायरेक्शन में निकल जाएगी, एक्स डायरेक्शन में कुछ भी वेलोसिटी आपको नहीं मिलेगी। दैट मींस द वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिलेगी मुझे v, और फाइनल कितनी मिल रही है मुझे 0। ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो v माइनस के 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास रो a इंटू वी स्क्वायर। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स व्हेन द प्लेट इज स्टेशनरी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी केस के लिए फोर्स के, अगर आपके पास फॉर्मूला है, आपको सिर्फ केस पता होना चाहिए, उस केस की हेल्प से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन दैट केस। ठीक है, जैसे हमने ये निकाला, सेम जितने भी 6 के 6 केस होंगे उनमें ऑलमोस्ट सारे केसेस में हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे, यही इक्वेशन यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। चलिए एक और केस ले लेते हैं पहला वाला हमारा। हाँ, हम बात कर रहे थे इनिशियल वेलोसिटी की और फाइनल वेलोसिटी की, ये बात कर लेते हैं। बेसिकली हम निकाल रहे हैं क्या है, हम निकाल रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट। अगर फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द जेट निकालते हैं हम लोग, तब हम लेते हैं हम इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी। बेसिकली हमने क्या लिया है, चेंज इन वेलोसिटी लिया है हमने इनिशियल माइनस के फाइनल। हम इसको उल्टा क्यों लिख रहे हैं, हमने v फाइनल माइनस के v इनिशियल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, अगर मुझे पता करना होता कि कितना फोर्स लगा रही है प्लेट मेरी जेट के ऊपर, तब उस केस में हम v फाइनल माइनस के v इनिशियल लिखते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, हम उल्टा निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट। तो ऑन द प्लेट के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तो इनिशियल माइनस के फाइनल। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द नेगेटिव साइन, यानी कि हमने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई करके उसको हमने पहले ले लिया। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दी इनिशियल वेलोसिटी माइनस के फाइनल वेलोसिटी एंड नॉट द फाइनल माइनस के इनिशियल। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है हमारा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन नेगेटिव में, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेट होगी, जेट आपकी सीधी भी वेलोसिटी से आ रही है, उस केस में कितना फोर्स लगेगा। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आप जब भी प्लेट इंक्लाइंड होगी तो उस प्लेट के हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल डायरेक्शन में, जैसे भी इंक्लाइनेशन है उस इंक्लिनेशन प्लेट के हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, इस प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। नॉर्मल डायरेक्शन में जब फोर्स आ जाएगा, उस फोर्स को फिर हम रिजॉल्व कर लेंगे हमारे दो केसेस में, यानी एफ वाई में और एफ एक्स में। तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। जब भी हमारी प्लेट इंक्लाइंड रहेगी, तो इंक्लाइंड प्लेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फोर्स इन द नॉर्मल डायरेक्शन एंड देन रिजॉल्व दैट फोर्स इनटू टू कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई, यानी एक एक्स डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट और एक वाई डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, देखिए फॉर्मूला वही हम यूज करेंगे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का, रो ए इंटू वी इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो रो इंटू ए इंटू वी, ये क्या हो जाएगा मेरा मास फ्लो रेट, यानी वी क्या है, इस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है वो। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, हम वो देखेंगे, और फाइनल कितनी है वो देखेंगे। तो चूंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले वी आर फाइंडिंग द फोर्स इन द नॉर्मल डायरेक्शन, तो वी वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालेंगे सबसे पहले हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में। तो देखिए वी अगर ये थीटा एंगल है, अगर जो मेरी प्लेट है वो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है इस जेट से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वी के दो कंपोनेंट बना सकता हूँ। कौन से कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा वी कॉस थीटा, एक बनेगा वी साइन थीटा। ये वी है, ये ऊपर थीटा है, तो क्या बनेगा, एक वी कॉस थीटा बन जाएगा और एक वी साइन थीटा बन जाएगा। वी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। अब मुझे क्योंकि वेलोसिटी कहाँ चेंज पता करना है, मुझे चेंज पता करना है इन दी नॉर्मल डायरेक्शन। देखिए जब भी हम चेंज लेंगे, हम चेंज उसी डायरेक्शन में निकालेंगे जिसमें आप फोर्स पता कर रहे हो, एक्स में, वाई में या नॉर्मल में, जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स पता कर रहे हो, उस डायरेक्शन में हमें चेंज इन वेलोसिटी लेना है। बिकॉज वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स इन द नॉर्मल डायरेक्शन, तो वेलोसिटी कहाँ देखनी पड़ेगी मुझे, इस डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में। और नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आ रहा है मेरा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा। अब इस v sin थीटा को मैंने क्या ले लिया, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिसमें आप फोर्स पता कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है मेरी, इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है, v sin थीटा। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर भी क्या होगा, वेलोसिटी मेरी ऊपर निकल जाएगा जेट और नीचे निकल जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में कोई भी मेरे पास वेलोसिटी नहीं मिलेगी। दैट मींस फाइनल वेलोसिटी जीरो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रो ए वी स्क्वायर इनटू sin थीटा, दिस इज द फार्मूला फॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, अब थीटा क्या माना, थीटा यहाँ लिखा हुआ, थीटा इज द एंगल मेड बाय द जेट विद द इंक्लाइंड सरफेस। थीटा वो एंगल है जिस पे क्या है आपका प्लेट और वो जेट जिस एंगल पर इंक्लाइंड है। अब इस नॉर्मल फोर्स को मैं दो में तोड़ दूंगा, नॉर्मल एफ एक्स में और एफ वाई में। अब देखिए अब एफ एक्स कितना आएगा, एफ वाई कितना आएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, ये वाला। तो देखिए अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना रहेगा, ये 90 माइनस थीटा। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो अगर ये 90 है तो कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब इस एफ के तो कंपोनेंट बनेंगे, एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। एक बनेगा एफ एन का
साइन कंपोनेंट, तो एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये वाली वर्ड जो बात कर रहे हैं, क्योंकि एंगल कितना आ रहा है वहां पर 90 माइनस थीटा बन रहा है हमारा, इसके हिसाब से वैल्यू पता कर लेंगे। तो एफ एक्स कितना आएगा, एफ एन साइन थीटा, एफ एन की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा की, इंटू साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा, रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या रहेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली वाई के लिए क्या करेंगे, वाई के लिए हम वही करेंगे, तो एफ एन में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है ये वाली, इसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स कितना आ जाएगा वाई डायरेक्शन में मेरे पास, दैट इज द रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट। अगर प्लेट कर्व्ड होगी उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए कर्व्ड प्लेट इस तरह से हो सकती है, तो कर्व्ड प्लेट में देखिए तीन केस बन सकते हैं। पहला केस क्या बन सकता है, हो सकता है कर्व्ड प्लेट के जो जेट है वो हमारे सेंटर पे स्ट्राइक कर रही हो सकता है जेट हमारी टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रही हो। टेंजेंशियली में भी क्या हो सकता है कि प्लेट सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, दोनों केस हो सकते हैं। हम तीनों केस पढ़ेंगे। व्हेन द जेट स्ट्राइक द कर्व्ड प्लेट एट द सेंटर, when the jet strike the curved plate at one end tangentially and the plate is symmetrical, same when the jet strike the curved plate tangentially and the plate is unsymmetrical। ये तीन केस लेंगे हम इस केस में, जब प्लेट हमारी कैसी रहेगी, when plate is the curved plate। तो देखिए अगर कर्व्ड प्लेट है और जेट सेंटर पे स्ट्राइक करेगा, देन हमारे लिए निकालना बहुत आसान है। कैसे करेंगे, सिंपली कि जेट आई हमारी v वेलोसिटी से, v इज द वेलोसिटी ऑफ जेट, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक के बाद हमारी v वेलोसिटी से निकल जाएगी, v वेलोसिटी से निकल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला वही है हमारा इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से, F इज इक्वल टू m इंटू डी वी। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो ए इंटू वी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस की फाइनल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। अब रो ए इंटू वी, तो ये क्या है, दिस इज द मास फ्लो रेट, ये तो इतना ही है। अब हमें देखना है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर v, और फाइनल कितनी बनेगी, जब ये जेट स्ट्राइक होकर बाहर निकलेगी तो इस डायरेक्शन में निकल रहा है, अगर डायरेक्शन इसकी ये है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन से किसी एंगल पे जेट बाहर निकल रही है, उस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बनेगा v cos थीटा और एक बनेगा v sin थीटा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स निकाल रहे हैं, इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट कहां आ रहा है आपका, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पर हम चेंज इन वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, v माइनस नेगेटिव v cos थीटा। नेगेटिव क्यों यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बिकॉज डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, अब रिवर्स हो गई है। ये v हमने इधर की डायरेक्शन में ले रखा था, ये v हमारा इधर की डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस साइन का यूज किया है। तो v माइनस के v cos थीटा। अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारा प्लस, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे और v को कॉमन ले लेंगे, तो कितना फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन प्लेट इज व्हेन जेट स्ट्राइक ऑन द कर्व्ड प्लेट एट द सेंटर। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब अगर प्लेट टेंजेंशियली, अगर कर्व्ड प्लेट है और हमारी जेट कैसे स्ट्राइक कर रही है, हमारी टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रही है एक एंड पे, ठीक है, तो जिस एंगल पे स्ट्राइक करेगी उस एंगल को मान लूंगा थीटा में, यहाँ पर माना हुआ है थीटा एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पर इनलेट पे क्या करूंगा मैं, इसके दो कंपोनेंट बना लूंगा v के, v cos थीटा और v sin थीटा। अब निकालना क्या है मुझे, फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। तो फोर्स एक्स डायरेक्शन में कैसे निकलेगा, मास फ्लो रेट जो कितना है, रो ए इंटू वी, तो वही वैल्यू है रो ए इंटू वी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस की फाइनल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल रही है मुझे, इस v की, ये तो इंक्लाइंड है, टेंजेंशियली है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना बचेगा मेरे, ये वाला v cos थीटा। एक्स में कितनी वेलोसिटी मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी मेरे पास, दैट इज द v cos थीटा। फाइनल v में कितनी मिलेगी, जब स्ट्राइक करके बाहर निकलेगी, तो v के इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। इधर वाला कंपोनेंट कितना मिल रहा है मुझे, v cos थीटा, बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, तो क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज कर लेंगे, तो माइनस की v cos थीटा आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो v cos थीटा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस v cos थीटा बन जाएगा। यहाँ से v कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर, और ये बन जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट व्हेन जेट स्ट्राइक्स टेंजेंशियली एट वन ऑफ द टिप बट प्लेट इज सिमेट्रिकल। यानी प्लेट हमारी क्या है, सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या किया हमने, हमने यहाँ पर जिस एंगल से स्ट्राइक कराया था, अगर प्लेट सिमेट्रिकल है तो यहाँ भी एंगल हमने क्या माना है, थीटा सेम माना है। किसके लिए होता है हमारा, ये होता है फॉर द सिमेट्रिकल प्लेट। सिमेट्रिकल प्लेट के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा ठीक है, तो फिर इसमें जो है ये 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स रो ए वी स्क्वायर cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन कितना आपका फोर्स लग रहा है इस केस में। और साथ ही साथ जब हम एफ वाई निकालेंगे तो एफ वाई भी सेम उसी तरीके से निकालेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू में चेंज इन वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन।
मास फ्लो रेट रहने वाला है रो ए इंटू वी, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देख लेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल रही है मेरे देखिए यहाँ पर, इनिशियल वाई में कितनी है, दैट इज दी वी साइन थीटा, और फाइनल भी कितनी मिल रही है, वी साइन थीटा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो क्या होगा, वी कॉस वी साइन थीटा माइनस के वी साइन थीटा, कितना बन जाएगा, जीरो। यानी इस केस में वाई में कितना फोर्स लग रहा है मेरा, जीरो। जब भी सिमेट्रिकल प्लेट होगी और जेट आपकी सेंटर पे स्ट्राइक करेगी, प्लेट स्टेशनरी है, तो फोर्स इज इक्वल टू इन दी वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, वही मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं हमारा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द स्टेशनरी कर्व्ड प्लेट व्हेन द जेट स्ट्राइक्स टेंजेंशियली एट वन ऑफ द टिप एंड द प्लेट इज अनसिमेट्रिकल। अगर प्लेट मेरी अनसिमेट्रिकल, उस केस में क्या होगा, देखिए प्लेट अनसिमेट्रिकल क्या होगी, तो उस केस में क्या करना है आपको, सिर्फ जिस वेलोसिटी, जिस एंगल पे वेलोसिटी इनलेट पे स्ट्राइक करेगी तो एंगल थीटा रहेगा। प्लेट अनसिमेट्रिकल है तो एग्जिट पे जो एंगल है वो सेम नहीं होगा, बल्कि एंगल वो चेंज हो जाएगा, ये फर्क आता है। सिमेट्रिकल है तो इनलेट पर आउटलेट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो सेम एंगल से एग्जिट करेगी, सेम एंगल से आउट आउट करेगी। लेकिन अगर प्लेट अनसिमेट्रिकल है तो इनलेट पे और आउटलेट पे एंगल्स की जो वैल्यू रहेगी वो अलग अलग होती है। दैट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन दी सिमेट्रिकल एंड द अनसिमेट्रिकल प्लेट। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी वी के दो कॉम्पोनेंट बनाएंगे, वी cos थीटा वी sin थीटा, और यहाँ पर भी वी के दो कॉम्पोनेंट बना लेंगे, वी cos थीटा वी sin थीटा। बस क्या करना है आपको, एक्स में और वाई में आपको फोर्स इंटू, जो फोर्स निकालना है कैसे निकालना है, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन की हेल्प से निकाल देना है। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन दैट इज इक्वल टू द रो ए इंटू वी इंटू में चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्स में निकाल लेंगे तो रो ए वी इंटू वी cos थीटा माइनस के वी cos फाई, यानी वी cos थीटा क्या बनेगा आपका, एक्स में इनिशियल कंपोनेंट, और ये क्या बन रहा है, वी cos फाई मेरा फाइनल कंपोनेंट। दोनों की डायरेक्शन अलग है तो माइनस साइन ले लिया, तो माइनस साइन को सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। तो रो ए वी स्क्वायर cos थीटा प्लस cos फाई, ये आ जाएगा मेरा एक्स डायरेक्शन में फोर्स। वाई में निकालूंगा तो वाई में कैसे आ जाएगा, वाई में सिंपली कैसे एक सेकंड, ओके ओके ठीक है। वाई में निकालेंगे तो वाई में कैसे करेंगे, इस पे वाई में इस केस में भी कितना आएगा, वाई में यहाँ पर भी मेरा आ जाएगा, जो अगर मैं निकालना चाहूँ तो एफ वाई इज इक्वल टू रो ए इंटू वी इंटू इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है मेरी, दैट इज द वी साइन थीटा, माइनस फाइनल कितनी है मेरी, सेम उस डायरेक्शन में वी साइन फाई। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी केस के लिए निकाल सकते हैं, अगर प्लेट स्टेशनरी है तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ फोर्स। चलिए अब नेक्स्ट केस लेते हैं हमारा, अगर प्लेट मूविंग केस होगी तब इस केस में क्या होगा। तो चौथा केस है हमारा फोर्थ वन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द फ्लैट वर्टिकल प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट। अगर जो प्लेट हमने पहले स्टेशनरी मानी हुई थी, अब क्या मान रहा हूं मैं, इसकी वेलोसिटी मान लो कि ये यू वेलोसिटी से मूव कर रही है। देखिए मूविंग वाले केस में आपको क्या करना है, जब यू से मूव कर रही है और ये जेट किससे आ रही है, वी से आ रही है, तो जब स्ट्राइक करेगी ये जेट तो कैसे करेगी, ये करेगी स्ट्राइक विद द रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, v माइनस के u, दिस इज दी रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब भी मूविंग वाला केस होगा तो मूविंग वाले केस में जेट स्ट्राइक करेगी वो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। अब जब भी आप फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है जो हमने यूज किया था इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, तो रो ए इंटू वी, वी क्या वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से हमारी क्या हो रही है, जेट स्ट्राइक कर रही है, तो स्ट्राइक किससे करेगी, यहाँ से देखिए हमारी रो ए इंटू वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी लेनी है हमें, जिस वेलोसिटी से वो जेट स्ट्राइक कर रही है। अब स्ट्राइक किससे कर रही है मूविंग के केस में, ये स्ट्राइक कर रही है रिलेटिव वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी मेरी, v माइनस के u। अब देखेंगे हम क्या, चेंज इन वेलोसिटी, जब स्ट्राइक करेगी तो बिफोर स्ट्राइक और आफ्टर स्ट्राइक कितनी वेलोसिटी आ रही है, तो v माइनस यू इनिशियल है, और फाइनल मेरी x में कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी इधर जा रही है और मेरी इधर जा रही है, तो ये जीरो बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना रहेगा मेरे पास, रो ए v माइनस के u का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मूविंग केस फॉर द फ्लैट प्लेट। नेक्स्ट निकालते हैं आप लोग वर्क डन। देखिए जब भी प्लेट मूविंग केस का रहेगा तो जब भी फोर्स लगेगा तो प्लेट क्या होगी, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगने की वजह से ये प्लेट मेरी आगे की तरफ मूव करेगी, जितनी डिस्टेंस से मूव करेगी, तो जितनी डिस्टेंस मूव कर रही है तो हम निकाल सकते हैं वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फिक्स प्लेट वाले केस में जो प्लेट फिक्स थी उसमें डिस्टेंस क्या थी, जीरो, क्योंकि हमने क्या किया हुआ था, प्लेट को फिक्स किया हुआ था, फिक्स प्लेट है तो प्लेट मूव नहीं करेगी, डिस्टेंस जीरो थी तो वर्क डन कितना आ रहा था वहां पर, जीरो। तो अगर आपसे कोई पूछ लेगा अगर प्लेट फिक्स्ड है वर्क डन कितना करेगा जेट, तो दैट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज द प्लेट इज नॉट मूविंग एनी मोर। वो प्लेट आगे मूव ही नहीं करेगी तो वर्क डन कितना मिलेगा मुझे उस केस में, दैट इज इक्वल टू दी जीरो। अब अगर मेरी प्लेट मूविंग है तो मूविंग के केस में मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन की वैल्यू मिलेगी। वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग, जो भी फोर्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है उस फोर्स की वैल्यू में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये क्या है, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब मुझे निकालना क्या है, वर्क डन पर सेकंड, तो पर सेकंड निकालूंगा तो मैं भी क्या लगाऊंगा, यहाँ पर भी यहाँ पर सेकंड लगा दूंगा, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो जिस प्लेट की जो भी आपको वेलोसिटी मिलेगी u, तो हम फोर्स की वैल्यू में उस प्लेट की वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपको मिल जाएगा कि कितना उस जेट ने वर्क डन किया है उस प्लेट को आगे मूव कराने के लिए। तो सिंपली जैसे पीछे हमारा फॉर्मूला कितना आया था, अभी फोर्स की वैल्यू आई थी रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर,
रो ए वी माइनस का यू का होल स्क्वायर में क्या कर देंगे हम लोग, प्लेट की वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द जेट। मूविंग केस में वर्क डन निकाल सकते हैं, फिक्स प्लेट में हमारा ये कितना होता है, वो 0 होता है। ये तो वही पीपीटी है जो केस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द इंक्लाइंड प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट। यहाँ भी वही करेंगे हम लोग जैसे हमने यहाँ पे किया था। हमने पहले भी क्या किया था, इंक्लाइंड वाले केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में निकालेंगे फोर्स। अब चूंकि प्लेट मूविंग वाला केस है तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी पुट करेंगे हम लोग, रिलेटिव वाली। और हम कहाँ निकालेंगे सबसे पहले ऐसे केस में, वी विल फाइंड द फोर्स इन द नॉर्मल डायरेक्शन। तो नॉर्मल में निकालेंगे तो नॉर्मल डायरेक्शन में क्या करेंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट ले लेंगे इसका। जब कंपोनेंट ले लेंगे तो v माइनस यू का क्या कंपोनेंट आ जाएगा, sin थीटा वाला कंपोनेंट। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ v माइनस यू sin थीटा वाला, दिस इज द v माइनस के u sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसमें, 0 नॉर्मल डायरेक्शन में, बिकॉज़ वी आर फाइंडिंग द फोर्स इन द नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, नॉर्मल फोर्स आ जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन में, रो ए वी माइनस क्यू होल स्क्वायर इनटू sin थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके भी एफ एन के दो कंपोनेंट बना लेंगे, एक cos कंपोनेंट और एक sin कंपोनेंट। एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच का, ये 90 माइनस थीटा। एफ एन का cos कंपोनेंट कितना बन जाएगा, एफ एन sin थीटा, और sin कंपोनेंट कितना बन जाएगा, एफ एस cos थीटा। जैसे पहले किए थे सेम ये हमने लिखे हुए हैं। ये आ जाएगा मेरा एक्स कंपोनेंट और ये मेरा वाई कंपोनेंट। एफ एन की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला एफ एक्स का, दोनों के लिए, एफ एक्स के लिए और एफ आई के लिए। इसके लिए आ जाएगा रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। क्या आ जाएगा मेरा फॉर्मूला एफ एक्स के लिए और एफ वाई के लिए। अब मुझे अगर वर्गडन निकालना है तो वर्गडन कैसे निकालूंगा मैं, एफ एक्स इंटू यू कर दूंगा। वाई में निकालना है तो वाई में कैसे आएगा, इज इक्वल टू एफ वाई इंटू, दिस इज दी वर्क डन बाय दी जेट ऑन दी प्लेट। जनरली अगर आपसे कोई वर्क डन पूछता है तो आपको वाई में नहीं निकालना है, आपको एक ही निकाल के दिखाते हैं ना, एक्स डायरेक्शन में। जब प्लेट एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कर रही है फोर्स की वजह से, दैट इज इक्वल टू दी दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी। रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दी एक्स डायरेक्शन। चलिए आगे देखते हैं हम। नाउ नेक्स्ट है हमारा फोर्स एक्टेड बाय द जेट ऑन द कर्व्ड प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट। अगर कर्व्ड प्लेट वाला केस आ रहा है हमारा जो हमने फिक्स में किया था, सिंपल क्या चेंज आएगा हमारा, जो वेलोसिटी वो चेंज आएगी, यानी स्ट्राइक किससे कर रहा है, तो स्ट्राइक किससे करेगा, वी माइनस यू से। तो रो ए इंटू वी माइनस यू हो गया, इनिशियल माइनस के फाइनल, इनिशियल कितनी है यहाँ पर वी माइनस के यू, फाइनल कितनी बनेगी। अब अगर सिमेट्रिकल प्लेट है और वी माइनस यू से बाहर निकलेगी ये वाली वेलोसिटी, इसके एक बनेगा कॉस कंपोनेंट, एक बनेगा साइन कंपोनेंट। एक्स में कितना मिलेगा मुझे, एक्स में मिलेगा इसका कॉस कंपोनेंट। तो कॉस कंपोनेंट कितना आ रहा है मेरे पास, v माइनस यू का कॉस कंपोनेंट कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है मेरी, उसकी अपोजिट हो रही है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके कॉमन निकाल लेंगे इसको v माइनस यू को, तो आ जाएगा फॉर्मूला मेरे पास एफ एक्स का, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। क्या रहेगा मेरा फॉर्मूला एफ एक्स का। वर्क डन निकालना है, वर्क डन कैसे आएगा, एफ एक्स इंटू यू, इसमें यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। फोर्स का जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, वर्क डन की कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर पर सेकंड, बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू यू। ये कितना है फोर्स, न्यूटन, और ये वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन पर सेकंड मीटर पर सेकंड विल बी इक्वल टू दी द यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। वाई में निकालना तो वाई में से निकाल लेंगे। वाई में क्या है, वेलोसिटी इनिशियली क्या है 0, फाइनल कितनी मिल रही है मुझे, वी माइनस यू का साइन कंपोनेंट, वैल्यू पुट कर देंगे 0 माइनस वी माइनस यू का साइन कंपोनेंट, इसे सॉल्व कर लेंगे। नेगेटिव साइन में आपको मिल जाएगा फोर्स की वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि ये फोर्स की वैल्यू कहाँ लग रही है, दिस फोर्स एक्सर्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपने एफ वाई क्या माना हुआ है, ऊपर की तरफ। हम क्या बता रहे हैं कि एफ वाई कहाँ लगेगा, एफ वाई लगेगा आपका नीचे की तरफ, नेगेटिव साइन की डायरेक्शन इंडिकेट करता है, दैट्स ऑल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला केस, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड प्लेट व्हेन जेट स्ट्राइक टेंजेंशियली एट वन ऑफ द टिप। अगर प्लेट मूव भी कर रही है और एक टिप पे जेट स्ट्राइक करेगी, ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, इसका बनता है एक वेलोसिटी ट्रायंगल, जिसमें हम उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे केस में क्या करेंगे, देखिए हमारा जो ये आपकी प्लेट है, दिस इज द कर्व्ड प्लेट, इस कर्व्ड प्लेट पे क्या होगा, हमारी जेट स्ट्राइक करेगी, तो जेट की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो कौन सी वाली है, दिस वन, दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1। स्ट्राइक किससे करेगी, मूविंग कर रहा है तो vr1 से, यदि रिलेटिव वेलोसिटी से, वो मैंने मान लिया ये वाला vr1। अब जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो जेट की डायरेक्शन, प्लेट की डायरेक्शन से एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा इज आल्सो कॉल्ड एज द नोजल एंगल। और जो रिलेटिव वेलोसिटी एंगल बनाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग वेन एंगल, थीटा। सिमिलरली स्ट्राइक करने का क्या होगा कि जेट में जाकर की तरफ फ्लो करेगी प्लेट पे और फिर ये बाहर निकल जाएगी। जब लीव करेगी तो कैसे करेगी, रिलेटिव वेलोसिटी से। रिलेटिव वेलोसिटी से लीव कर रही है यानी इसके पास इसकी खुद की एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी होगी v2, तो इसको ये रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब एंगल क्या होगा, जो v2 बनाएगा विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द जेट विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेट, वो कितना एंगल बनाएगा, बीटा, तो बोलते हैं हम लोग बीटा एंगल। और जो रिलेटिव वेलोसिटी बनाएगी इस डायरेक्शन से, उसको बोलते हैं हम लोग फाई, दिस एंगल इज कॉल्ड एज वेन एंगल एट आउटलेट।
तो 2 एंगल बनेंगे, 4 एंगल बनेंगे, अल्फा, बीटा, थीटा एंड फाई, जिसमें से आपका थीटा और फाई क्या है? दीज आर द वेन एंगल्स एट द इनलेट एंड एट द आउटलेट। इनलेट पे और आउटलेट पे क्या एंगल है? ये थीटा और फाई। अल्फा क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज नोजल एंगल, और बीटा है एंगल मेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी एट द रेट। तो ये कुछ नोटेशन है जो हम यूज करेंगे। तो ये जो डायग्राम बनता है आपका इस तरीके से, ये बनता है आपका वेलोसिटी डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो मिल रही है आपको, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पे v1 का और vr1 के बीच का डिफरेंस है, वो क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू दी u1, वेक्टर डिफरेंस आएगा, दैट इज दी u1। तो इन दो की वेलोसिटी बीच का डिफरेंस होता है वो u1 होता है। यहाँ पर क्या होगा? दोनों के बीच की वेलोसिटी डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू दी u2। u1 u2 क्या है? u1 इस टिप की वेलोसिटी है, u2 मेरी सॉरी टिप की वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब क्या कर आपको करना क्या है ऐसे केस में? सबसे पहले जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है हमारी, दैट इज इक्वल टू दी v1 एंड दी v2। v2 ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? v1 v2 को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। वी कैन डिवाइड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कहलाती है वेलोसिटी ऑफ वर्ल, एक कहलाती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ वर्ल को हम लोग डिनोट करते हैं vw से, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो को हम डिनोट करते हैं vf से। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट, उसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ, क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ वर्ल। और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, यानी ये v1 है, जो कंपोनेंट इसका ये बनेगा डायरेक्शन ऑफ द जेट में, डायरेक्शन ऑफ द प्लेट में, इसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ वर्ल। और जो परपेंडिकुलर बनेगा इसका कंपोनेंट, उसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ये होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं इसको हम लोग। बाकी vw क्या है? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द जेट ऑफ द प्लेट, एंड vf क्या है? दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेट। प्लेट की डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वर्ल, प्लेट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ये दो कंपोनेंट होगा इसके हमारे vw और vf। बाकी एंगल लिखिए जो मैंने बताया, अल्फा इज कॉल्ड एज द गाइड बेड एंगल, थीटा एंड फाई इज कॉल्ड एज द वेर एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट, और बीटा क्या है? दिस इज द एंगल मेड बाय द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द आउटलेट। ठीक है, बाकी ये v1 वही सब है कंपोनेंट, v1 vr1 और vw1, ये क्या है? वेलोसिटी एब्सोल्यूट वाली इनलेट पे, रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पे, और वेलोसिटी ऑफ वर्ल इनलेट पे। सिमिलरली मैं क्या मान सकता हूँ? v2 vr2 और vw2, यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट द आउटलेट। vf2 और vf1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट इनलेट, वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट। तो नोटेशन वही है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, अब मुझे करना क्या है? हमें निकालना है फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स कितना रहेगा? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू dv। तो फोर्स की जो वैल्यू आई है, तो अब कैसे निकालेंगे फोर्स की वैल्यू? तो हम यूज करेंगे इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब इसमें क्या आता है? देखिए मास फ्लो रेट, मास स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? रो इंटू ए इंटू वी। वी कौन सी लेनी है हमें? द वेलोसिटी एट विच द जेट स्ट्राइक द प्लेट। अब जेट स्ट्राइक किससे कर रही है? हमारी इनलेट पे, रिलेटिव वेलोसिटी से। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? vr1। तो रो ए इंटू vr1, ये किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे? दिस इज दी मास फ्लो रेट। ये मास फ्लो रेट हो जाएगा इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस ये फाइनल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। अब देखो रो ए vr1, अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पहले कितनी है और रिलेटिव वेलोसिटी बाद में कितने है, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो vr1 माइनस के vr2, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। तो रो ए इंटू vr1, अब vr1 का एक्स कॉम्पोनेंट निकालेंगे और vr2 का भी एक्स कॉम्पोनेंट निकालेंगे। अब ध्यान से कर देखें तो vr1 का एक्स कॉम्पोनेंट कितना आएगा? देखिए vr1 का एक्स कॉम्पोनेंट आएगा vr1 cos थीटा, यहाँ पर vr2 का एक्स कॉम्पोनेंट कितना आएगा? vr2 cos फाई। यहाँ पर निकाल लिख देंगे इसको हम लोग vr1 cos थीटा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द vr1 इन द एक्स डायरेक्शन, and vr2 cos phi, this is the component of the vr2 in the x direction, but it is in the negative sign। नेगेटिव साइन में है क्योंकि डायरेक्शन क्या है? देखिए इसकी vr1 की डायरेक्शन ये वाली मिल रही है इधर की तरफ, vr2 का निकल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो कंपोनेंट बनेगा कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा इधर डायरेक्शन में। तो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन के साथ पुट कर देंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा? रो ए vr1 vw1 माइनस के u1, जो ये वैल्यू पुट कर दी हमने वेलोसिटीज की। अब देखो vr1 cos थीटा और vr2 cos फाई वैल्यू पुट करेंगे हम लोग कहां से? फ्रॉम दी वेलोसिटी ट्रायंगल। ध्यान से कर देखो आप इसमें ट्रायंगल में जो vr1 cos थीटा है, यानी कि ये वाली वैल्यू vr1 का cos कंपोनेंट मींस ये जो वैल्यू है, ये वाली जो रेड्स दिखाई दे रखी है मैंने यहाँ पर, ये जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी? कैसे निकाल सकते हैं हमारे, कैसे निकाल सकते हैं? दिस वैल्यू कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ vw1, जो v1 का क्या है? cos कंपोनेंट, v1 cos अल्फा। तो vw1 में से क्या कर दूंगा मैं? u1 माइनस कर दूंगा। तो vw1 माइनस के u1 क्या मिल जाएगा आपके पास? ये वाली वैल्यू जो मुझे वाली चाहिए, vr1 का cos कंपोनेंट। सिमिलरली
यहाँ पर वी आर टू कॉस फाई अगर चाहिए मुझे, तो वी आर टू कॉस फाई कितना मिल रहा है मुझे, पूरा ये वाला। वी आर टू कॉस फाई कैसे निकालेंगे, वी डब्ल्यू टू प्लस यू टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वी डब्ल्यू वन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी है तो वी वन का कॉस कॉम्पोनेंट और साइन कॉम्पोनेंट निकाल के हम लोग वी डब्ल्यू वन और वी एफ वन की वैल्यू पता कर सकते हैं। सिमिलरली वी डब्ल्यू टू और वी एफ टू की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करें हमने, यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने वैल्यू पुट कर दी वी आर वन कॉस थीटा की, दैट इज इक्वल टू वी डब्ल्यू वन माइनस की यू वन, और वी आर टू कॉस फाई की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे वेलोसिटी डायग्राम से, दैट इज दी वी डब्ल्यू टू प्लस यू टू। ये हो गई। इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा वी आर वन कॉस थीटा में और इसमें पुट कर दूंगा। तो पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन माइनस के यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू प्लस यू टू। अब अगर प्लेट बहुत स्मूथ है, इफ प्लेट इज वेरी स्मूथ तो वी कैन टेक यू वन इज इक्वल टू यू टू इज इक्वल टू यू। प्लेट अगर स्मूथ है तो दोनों टिप की वेलोसिटी हम लोग सेम मान सकते हैं। जब सेम मानेंगे तो दोनों सेम वेलोसिटी रहेंगी। जब सेम पुट कर देंगे यू वन यू टू को, तो यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो फॉर्मूला कितना बचेगा मेरे पास, ओनली रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। दिस इज द formula for the force exerted by the jet when the plate is unsymmetrical and the jet is striking the third plate tangentially at one of the tip. ठीक है, but this equation only valid when beta is less than 90 डिग्री। अगर बीटा 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, ध्यान से अगर देखें हम लोग डायग्राम, इस केस में जो बीटा बन रहा है ये 90 डिग्री से कम बन रहा है, दिस इज लेस देन 90 डिग्री। अगर बीटा 90 डिग्री से कम बनेगा तभी ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, तो इफ बीटा इज एक्यूट एंगल देन यू कैन यूज दिस इक्वेशन। अगर बीटा ऑब्ट्यूज हो गया, 90 से बड़ा हो गया या 90 के बराबर हो गया, तब इक्वेशन हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी बेसिकली, देखिए यहाँ तक तो इक्वेशन हमारी सेम है, हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी बस खाली वी आर वन के वी आर टू की। अभी हमारी जो वैल्यू पुट लिखी है हमने, ये वाली किसके हिसाब से लिखी है, जब हमने बीटा को 90 डिग्री से छोटा माना है। अगर मैं बीटा को फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए 90 मान लेता हूँ, इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर बीटा 90 डिग्री तो क्या होगा, डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। बीटा 90 का मतलब क्या है कि वी टू बिल्कुल कैसे निकलेगा आपका, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये 90 बनेगा आपका। अब ये 90 बनेगा तो V2 का x कॉम्पोनेंट तो बनेगा नहीं, यानी V2 का VW2 कॉम्पोनेंट तो बनेगा नहीं, तो VW2 क्या हो जाएगा इस केस में, 0। और VF2 क्या बनेगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट, जो क्या होगा इसके खुद के बराबर होगा VF2 के, VR2 V2 इज इक्वल टू VF2। दिस इज द डायग्राम एट द आउटलेट, ये आउटलेट पे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं इस इक्वेशन में, जो हमारी वाली इक्वेशन थी, इसमें मैं VR1 cos थीटा VR2 cos फाई की जो वैल्यू पुट करूँ, तो यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे अब रो यार VW1 माइनस के U1, इनलेट पे तो कुछ चेंज होगा नहीं, इनलेट पे तो सेम होना है, इनलेट पे कोई चेंज नहीं होना है। आउटलेट पे जो चेंज होगा वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। जब पुट करेंगे तो क्योंकि VW2 कॉम्पोनेंट 0 आ रहा है, तो पुट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास ये वाला, रो ए VR1 VW1 माइनस के U1, ये बचा केवल U2 मेरे पास केवल। और जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना बन जाएगा, ये प्लस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, U1 U2 दोनों U2 बराबर मान रखे हैं मैंने, तो फॉर्मूला बचेगा मेरे पास रो ए VR1 इंटू VW1। ये कब है, जब बीटा मेरा 90 डिग्री अगर हो जाता है तो राइट एंगल। अगर बीटा 90 से बड़ा हो जाए, इफ बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, डायग्राम कुछ कैसे बनेगा आपका, VR2 इधर है तो VR2 इधर V2 इधर बनेगा, तो इस तरीके से बनाएगा एंगल बीटा। तो ये एंगल क्या हो रहा है मेरा बीटा, इस बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसे केस में क्या होगा, VR1 cos थीटा VR2 cos फाई में ये तो वैल्यू सेम रहेगी, ये तो यही पुट कर देंगे, VR2 cos फाई वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब VR2 cos फाई कितना बन रहा है, ये वाली वैल्यू, अब ये वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, तो टोटल वैल्यू जितनी मिल रही है मुझे ये वाली, ये टोटल कितनी है U2, U2 में से VW2 में माइनस करना पड़ेगा, U2 में से VW2 मैंने माइनस कर दिया, बस ये चेंज आएगा। तो डायग्राम जब चेंज होगा तो हमारी ये VR2 cos फाई की वैल्यू चेंज हो रही है, इस वजह में हमें वैल्यू ये मिलेगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, U1 U2 बराबर मान लेंगे, यहाँ पर भी U1 U2 बराबर है, तो सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बचेगी मेरे पास रो ए VR1 VW1 माइनस VW2। अब ध्यान से कर देखें हम लोग, यहाँ पर VW1 VW2 मिल रहा है प्लस साइन के साथ बीच में दोनों के, यहाँ पर VW2 कॉम्पोनेंट है नहीं, 0 है, और यहाँ पर VW2 V1 मिल रहा है मुझे नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब मैं जनरल में इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वी कैन जनरली राइट इट रो ए VR1 VW1 प्लस माइनस के VW2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट when the plate is unsymmetrical and jet is striking on the one of the tip tangentially। तो ये जनरल फॉर्मूला है। 90 डिग्री से लेस डिग्री के लिए क्या आ रहा था, प्लस साइन, 90 डिग्री पे क्या आ रहा था वो VW2 कॉम्पोनेंट 0, और बीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो क्या आ रहा था मेरा नेगेटिव साइन। तो मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ किस तरीके से, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स व्हेन द जेट स्ट्राइक द कर्व्ड प्लेट टेंजेंशियली एट वन ऑफ द टिप। अब मैं निकालूं यहाँ पे वर्क डन, तो वर्क डन कैसे आएगा, वर्क डन सिंपली इज इक्वल टू फोर्स में क्या करेंगे, यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स का जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर रो ए VR1 VW1 प्लस माइनस के VW2 इनटू यू कर देंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब देखो, अगर आपसे पूछूं वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट कितना होगा, तो क्या करेंगे,
जो वर्क डन पर सेकंड आया इसमें पर यूनिट यानी वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना वेट पर सेकंड स्ट्राइक कर रहा है। वेट कितना होता है, वेट होता है आपका mg। mg में m कितना होगा, जितना मास फ्लो रेट होगा, तो रो Vr1 क्या हो गया, m की वैल्यू इंटू जी। इसे जो इक्वेशन मेरे पास वर्क डन किया है इस वाली वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, वेट से डिवाइड कर दूंगा। और वेट कितना होता है mg, तो mg पर सेकंड कितना आएगा, क्योंकि ये पर सेकंड है तो पर सेकंड लेना पड़ेगा। m कितना आएगा, रो इंटू Vr1 और यहाँ पर इंटू जी, तो ये mg की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, जब mg है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। इक्वेशन मेरे पास क्या बचेगी, केवल 1/g Vw1 प्लस माइनस के Vw2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट। सिमिलरली अगर मैं निकालूं पर यूनिट मास, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वर्क डन पर सेकंड में कितना मास पर सेकंड फ्लो कर रहा है उसे डिवाइड कर दूंगा। रो Vr1 Vw1 प्लस माइनस Vw2 क्या है, दिस इज द वर्क डन। मास कितना है पर सेकंड फ्लो हो रहा है, जो रो इनटू Vr1। इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन क्या बचेगी मेरे पास, केवल आपके पास Vw1 प्लस माइनस के Vw2। एफिशिएंसी पता करनी हो, एफिशिएंसी क्या होती है जेट की, क्या अगर कितनी जेट की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, दैट एफिशिएंसी इज नथिंग बट इट इज द आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना मिल रहा है, जितना वर्क पर सेकंड हो रहा है। इनपुट क्या है, जिस जेट से जो जेट स्ट्राइक कर रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो वर्क पर सेकंड को काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर देंगे। वर्क कितना आया था मेरे पास अभी, रो Vr1 Vw1 प्लस माइनस के Vw2, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास पर सेकंड, दैट इज द हाफ mv स्क्वायर। द हाफ mv स्क्वायर में ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू पुट कर देंगे रो इनटू Vr1, जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है, रो ए इंटू Vr1, ये मास फ्लो रेट हो गया। ये मेरे वैल्यू आ रही है किसकी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी। जो कैंसिल हो कैंसिल कर देना, जो रिमेनिंग बचेगा दैट इज योर आंसर। चलिए, अब ये दो हमारे सिंपल वाले केस के, तीन हमने स्टेशनरी केस ले लिए, तीन हमने मूविंग केस ले लिए। जनरली होता क्या है, जब भी जेट स्ट्राइक करता है तो सीरीज ऑफ वेन्स होती हैं, यानी बहुत सारी सीरीज में वेन्स लगी होती हैं। अब वो जो वेन्स होती हैं वो फ्लैट भी हो सकती हैं और वो कर्व्ड भी हो सकती हैं। तो जो पहला केस लिया हुआ हमने, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वाटर ऑन by the jet of water on the series of veins. So you can say on the series of flat veins. अगर जो स्टेशनरी जो वेन्स है वो कैसी है, बिल्कुल फ्लैट वेन्स है। अब देखो इस केस में कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहने वाला है, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से F इज इक्वल टू m इंटू डी वी, मास फ्लो रेट इंटू चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए इस केस में क्या होगा, जब जेट स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक किससे करेगा, स्टार्टिंग में जब मूव करेगा तो रो ए इंटू वी से, जो फॉर्मूला होता है मास फ्लो रेट का, रो ए इंटू वी, वी इज द वेलोसिटी एट विच जेट स्ट्राइक द प्लेट, तो रो इंटू ए इंटू वी, क्योंकि स्ट्राइक किससे कर रहा है, यहाँ पर वी से स्ट्राइक कर रहा है। नाउ चेंज इन वेलोसिटी, जैसे स्ट्राइक करेगा तो वो मोशन में आ जाएगा, जब मोशन में आ जाएगा तो अब मुझे क्या पता करना है कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। तो v माइनस यू क्या है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी मिलेगी मुझे, 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रो ए इंटू वी, वी माइनस के यू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द सीरीज ऑफ वेन्स, सीरीज ऑफ फ्लैट वेन्स। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं हम इसी केस के लिए कि वर्नर कितना आएगा। तो वर्नर कितना आएगा, तो फोर्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन कितने मेरे पास आ जाएगी, रो ए इंटू वी, वी माइनस के यू इंटू यू आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालना हो तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट कितना है वर्नर पर सेकंड, जो कि मेरा ये वाला आया है तो ये पुट कर दूंगा मैं, और इनपुट कितना है जो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड होगी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम, एम कितना है वहां इस केस में, सीरीज के केस में रो ए इंटू वी, इसे डिवाइड कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, एफिशिएंसी का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ v माइनस के u इनटू u। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बचेगा अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 2u v माइनस के u अपॉन v, यानी u को मैंने कहां ले लिया, पहले ले लिया, तो आ जाएगा 2u v माइनस के u अपॉन v स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी फॉर द सीरीज ऑफ वेन्स। अगर सीरीज ऑफ वेन्स लगी होंगी तो एफिशिएंसी इतनी आएगी मेरे पास। अब एफिशिएंसी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कंडीशन निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम एफिशिएंसी कम मिलेगी मुझे। तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी वी विल डिफरेंशिएट द एफिशिएंसी एट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ रहा था मेरे पास, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। तो एफिशिएंसी का किसके रिस्पेक्ट में नाप रहे हैं हम लोग, कितनी वेलोसिटी से जब स्ट्राइक करेगा तो प्लेट कितनी स्पीड से मूव कर सकती है, यानी यू वेलोसिटी कितनी मिलेगी, यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला वो था जो पीछे हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला, दिस वन। इस वैल्यू को क्या करेंगे, उठा के यहाँ पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे यू के रिस्पेक्ट में। जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू मिलेगी, जब डिफरेंशिएट हो जाएगा उसके बाद जब उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक कंडीशन निकल के आ जाएगी मेरे पास ये वाली कि u इज इक्वल टू v बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन पर आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी सीरीज ऑफ वेन्स में। तो कंडीशन क्या कह रही है मेरी, अगर प्लेट की वेलोसिटी जेट की वेलोसिटी के आधी हो जाए, या इसका उल्टा कहें v इज इक्वल टू 2u, जेट की वेलोसिटी है वो प्लेट वेलोसिटी के 2 टाइम्स है, तो द मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आएगी, द वेलोसिटी ऑफ प्लेट मस्ट बी हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ जेट।
यानी कब आएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी मेरी? तब किस केस में? जब क्या होगा? जब वेलोसिटी ऑफ प्लेट कितनी होना चाहिए? दैट मस्ट बी हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ जेट। ये किसके बराबर होना चाहिए? प्लेट की वेलोसिटी मेरी जेट वेलोसिटी के कम से कम हाफ के बराबर हो जाएगी ना, उस टाइम पे मेरी एफिशिएंसी क्या मिलेगी मुझे? सबसे मैक्सिमम। दिस इज द केस फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन तो हमने निकाल ली, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी कितनी? तो कैसे निकालेंगे? तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है मेरे पास जो निकाला था पहले हमने, इसमें वो कंडीशन पुट कर देंगे। u इज इक्वल टू वी बाई टू जो हमने निकाला था, इसी से मैं निकाल सकता हूँ v इज इक्वल टू टू यू। तो आप चाहे कैसे ही पुट कर दो, v को u के टर्म में पुट कर दो या फिर u को v के टर्म में पुट कर दो। जब पुट कर देंगे वैल्यू और जब सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा 1/2। 1/2 मीन 0.5। 0.5 मतलब कितना आ जाएगा? 50%। यानी कि इस केस में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सकती है आइडियल कंडीशन में, वो कितनी आ सकती है? दैट इज ओनली 50%। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रूव दैट फॉर द सीरीज ऑफ फ्लैट वेन्स द मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी दी 50%। आपको क्या निकालना है? आपको सबसे पहले एफिशिएंसी पता करनी है विद द हेल्प ऑफ द वर्क डन पर सेकंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी। उस वर्क डन से उस एफिशिएंसी से आपको निकालनी पड़ेगी कंडीशन। क्या कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी। उस कंडीशन को पता करने के बाद एफिशिएंसी के फॉर्मूले पुट करेंगे। फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो एफिशिएंसी आपकी निकल के आएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू द 50%। ये तरीका है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा फोर्थ एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द सीरीज ऑफ रेडियल कर्व्ड वेन। अगर फ्लैट प्लेट ना होगा, रेडियल कर्व्ड वेन लगी होंगी, उस केस में हमारा कितना वर्डन होगा? तो वर्डन रेडियल वेन कैसे होती है हमारी? देखिए इस तरीके से, दिस वन, दीज आर दी रेडियल वेन्स। एक प्लेट है, ऊपर इस तरह से व्हील लगी हुई है, तो ऐसे केस में कितना वर्डन होगा? तो इसके लिए क्या तरीका बताया यू फॉलो करेंगे? वी विल फॉलो दिस पैटर्न। क्योंकि इस केस में सीरीज ऑफ रेडियल कर्व्ड वेन लगी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वर्डन हम रिवर्स डायरेक्शन में देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, हमें निकालना है वर्डन पर सेकंड। तो इसे निकालने का तरीका होता है टॉर्क इनटू ओमेगा। आप टॉर्क पता कर लो, इनटू ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वर्डन मिल जाएगा। टॉर्क कैसे निकलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा? मुझे पता करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा? इसके लिए मुझे करना पड़ेगा मोमेंटम इनटू आर। तो मोमेंटम के लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा? पहले मोमेंटम, मोमेंटम कितना होता है? m इंटू वी। और m इंटू वी पता करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मास कितना फ्लो कर रहा है पर सेकंड। तो ये रिवर्स पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो अब नीचे से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मास, फिर मास फ्लो रेट, फिर क्या निकालेंगे? मोमेंटम, फिर क्या निकालेंगे? एंगुलर मोमेंटम, फिर निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देन टॉर्क एंड देन वर्क डन। इस तरीके से हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मास कितना स्ट्राइक करेगा? देखो रो इनटू v1। इनलेट वेलोसिटी कितनी है? v1। ये वही है जो डायग्राम मेरा बनेगा, इनलेट पे डायग्राम और एग्जिट पे डायग्राम सेम वही जैसे हमने पहले किया था ना मूविंग वाले केस में, कि जो जिसमें वेलोसिटी ट्रायंगल बनते हैं। तो इसमें भी वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा, इनलेट पे भी और आउटलेट पे भी। सेम डायग्राम वही है। ये v1 है, vr1, vf1, vw1, सिमिलरली vr2, v2, vf2, vw2, u2, u1, और साथ ही साथ अल्फा, थीटा, बीटा, गामा जो हमने एंगल लिए थे। तो अल्फा इज द नोजल एंगल, थीटा इज द वेन एंगल, phi is the Bain angle and beta is the angle at the outlet जो relative velocity जो absolute velocity बनाती है with the direction of motion of plate। चलिए तो इसमें देखिए हमने सबसे पहले क्या पता कर लिया? हमने यहाँ पता कर लिया कि मास फ्लो रेट कितना है। तो मास फ्लो रेट आपका ये आ गया रो इनटू v1। इतना पता करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? मोमेंटम पता करेंगे। मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है मेरे पास? रो ए v1। वेलोसिटी कितनी है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में v1 का कॉस कंपोनेंट। तो ये v1 है, इस v1 का जो कॉस कंपोनेंट आएगा इस वन, तो क्या बन जाएगा? v1 का कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट। यानी कि ये मिल जाएगा मेरे पास वी ए रो ए v1 इंटू vw1। इस डायरेक्शन में निकालना है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। बेसिकली टेंजेंशियल डायरेक्शन कहाँ होगी? ये डायरेक्शन, ये टेंजेंट हो गया इस पे। ये वेन है, ये वेन का टेंजेंट है। तो टेंजेंट कहाँ बन रहा है? तो v का आपका अल्फा कंपोनेंट है, v कॉस अल्फा, v1 का कॉस अल्फा। ये और v1 कॉस अल्फा किसके बराबर होता है? दैट वी ऑल नो दैट इज इक्वल टू दी v1 का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाता है? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीर्ल एट इनलेट। तो vw में पुट कर देंगे। सिमिलरली आउटलेट पे निकाल लेंगे। आउटलेट पे कितना आ रहेगा? रो ए v1 इंटू vw2। अब चूंकि आउटलेट पे क्या है? v2 की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट डायरेक्शन अपोजिट मिल रही है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर, ये वाली डायरेक्शन इज अपोजिट। इसका कॉम्पोनेंट बनेगा ये इस तरह से बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन के साथ ले लेना। तो यहाँ पर कितना रहेगा मेरे पास मोमेंटम? दैट इज इक्वल टू दी माइनस के रो ए v1 इंटू vw2। तो ये इनलेट पे मोमेंटम मिल गया और ये मुझे आउटलेट पे मोमेंटम मिल गया। अब क्या करूंगा मैं? इसकी हेल्प से निकालूंगा मैं अब एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस। रेडियस क्या मानी हमने? मान ली यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि इसकी रेडियस है वो r1 r2 है। रेडियस एट द इनलेट, रेडियस एट द आउटलेट। इनलेट या पानी यहाँ से स्ट्राइक इन कर रहा है, यहाँ तक की जो रेडियस है बाहर तक की वो r1 है,
और यहाँ तक की कितनी एग्जिट में, यहाँ तक R2 है। ठीक है, क्या करूंगा मैं इसमें R1 को R2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम एट इनलेट, एंगुलर मोमेंटम एट आउटलेट। इससे क्या करूंगा मैं, चेंज इन मोमेंटम निकाल लूंगा, एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल कितना आ रहा है इनलेट पे, और माइनस फाइनल पे कितना आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा। यहाँ पे टॉर्क कितना आ गया मेरे पास, रो ए V1 VW1 R1 प्लस VW2 इंटू R2। देन वर्डन कितना होगा, तो वर्डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो टॉर्क मेरे पास आ चुका है पहले, इसमें क्या करूंगा, ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओमेगा का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा R1 ओमेगा R2, यानी ओमेगा का मैंने एक बार मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, एक बार ओमेगा मल्टीप्लाई मैंने किया। ओमेगा R1 ओमेगा R2 ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द टेंजेंशियल वेलोसिटी U1 U2। U1 बराबर होता है ओमेगा R1 के, U2 बराबर होता है मेरा ओमेगा R2। ठीक है, तो इसी का क्या पुट कर दूंगा मैं, U1, इसी का पुट कर दूंगा U2। U1 U2 पुट कर दिया मैंने। वर्गन की वैल्यू मेरे पास आ गई, सीरीज ऑफ रेडियल कर्व के केस में रो ए V1 VW1 U1 प्लस VW2 U2। ये भी कब वैलिड है, जब बीटा मेरा क्या है 90 डिग्री से छोटा, यानी कि एक्यूरेट एंगल। अगर बीटा 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन रहेगा। 90 के बराबर होगा तो क्या होगा, VW कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। ये काम कर रहा है आप। तो सेम यहाँ पर भी ये करेंगे कि अगर बीटा 90 से बड़ा आएगा उस केस में नेगेटिव साइन रहेगा, 90 के बराबर आएगा तो उस केस में ये जीरो आ जाएगा। सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने पहले किया था वही केस है, सेम वही डायग्राम है, आपको इस तरीके से इसको निकाल देना है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग जनरल एक्सप्रेशन की। तो जनरली क्या, जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिख सकता हूँ मैं इसका, रो ए V1 VW1 U1 प्लस माइनस के VW2 इंटू U2। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन फॉर द सीरीज ऑफ रेडियल कर्व्ड वेन। अगर रेडियल कर्व्ड वेन होंगे तो उस केस में, सीरीज के केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे भाई, एफिशिएंसी फॉर्मूला अगर मुझे पता करनी होगी इस केस में एफिशिएंसी कितनी आएगी रेडियल कर्व्ड वेन के केस में, तो वर्क डन अपॉन पर सेकंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। वर्क डन कितना आ चुका, हमारा जनरल एक्सप्रेशन ये आ चुका है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी स्टार्टिंग में, हाफ mv स्क्वायर, m कितना है रो ए इंटू V1 स्क्वायर। ये रो ए1 से रो ए1 कैंसिल आउट कर दो, जो रिमेनिंग बचा उसको यहाँ पे लिख दो, आपकी क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी। दिस इज द एफिशिएंसी फॉर द रेडियल कर्व्ड वेन। नाउ जो वर्क डन है उसका एक तरीका और भी निकालने का है। उसको कैसे निकाल सकते हो आप लोग, आप वर्क डन ऐसे ही पता कर सकते हो कि जो जेट है उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया है, स्ट्राइक करने से पहले और स्ट्राइक करने के बाद। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट, काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट। इनलेट पे वेलोसिटी कितनी मिलेगी, रो ए V1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, और आउटलेट पर रो ए V1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, ये V2 है। तो मास फ्लो तो सेम रहने वाला है, तो जितना इनलेट पे एंटर करेगा वही तो एग्जिट पे जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकालें तो कॉमन निकल के ये वाला आ जाएगा। ये वर्क डन हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एफिशिएंसी पता करनी हो तो भाई वर्क डन अपॉन पर सेकंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, दोनों को वैल्यू पुट कर दो इस वाले फार्मूले को और काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व कर लो, तो इक्वेशन आपको वैसे भी मिल जाएगी एफिशिएंसी। कैन आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ न्यूमेरिकल्स पर बेसिस पे पूछ सकता है, आपको एप्लीकेशन पर नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। ये नोजल दे रखा है कोई, इसकी डायमीटर दे रखा है, स्पीड दे रखी है इस वाटर की, तो क्या क्या दे रखा है मेरे पास देखिए, डायमीटर ऑफ जेट दे रखा है 50 मीटर mm, वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, और प्लेट की वेलोसिटी दे रखी है मुझे 5 मीटर पर सेकंड। यानी अ नोजल ऑफ 50 mm diameter delivers a stream of water at 20 meter per second perpendicular to the plate moves away from the jet by 5 meter per second। ये कौन सा वाला केस हो गया जिसमें प्लेट मूव कर रही है मेरी 5 मीटर पर सेकंड से, और जेट आ रही है किसी वेलोसिटी से, स्ट्राइक करी कितना फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर चुके थे, कितना आया था पहले हमारे केस के लिए, इस केस के लिए फॉर्मूला था ये वाला। इसमें डेंसिटी की वैल्यू की 1000 होती है, एरिया निकाल लो π/4d स्क्वायर से, और यहाँ पर v माइनस यू का डिफरेंस निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो फोर्स पूछे, वार्डन पूछे, वार्डन कैसे आएगा, इस फोर्स में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ यू का, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। एफिशिएंसी पूछे, वार्डन पर सेकंड वो डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, काइनेटिक एनर्जी से, इसमें वैल्यू पुट कर दो दोनों की, आपका आंसर आ जाएगा एफिशिएंसी 0.33, दैट इज 33.7%। इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो फोर्स के। अगर फोर्स के देखिए 3 केस हमने पढ़े स्टेशनरी के, 3 केस पढ़े हमने मूविंग वाले, और 2 केस पढ़े हैं हमने सीरीज वाले, यानी एक फ्लैट प्लेट वाला और एक रेडियल प्लेट वाला। तो दोनों केस, हर केस में आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बाकी इस बारे में डिटेल्स में ऑलरेडी एप्लीकेशन में जो कोर्सेज था, जो कोर्स पहले चल रहा था हमारा, उसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए थे। तो जिन लोगों ने कोर्स परचेस किया हुआ है उन लोगों ने ज्यादा अच्छा पता होगा कि वहां पर हम लोगों ने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स देखिए क्या होगा, वो मशीन
जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होगी, दैट मशीन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, अब ये सिंपल सी डेफिनेशन किसकी है, हमारी हाइड्रोलिक मशीन्स की। अब हम जो हाइड्रोलिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, बेसिकली हाइड्रोलिक एनर्जी वो एनर्जी होती है द एनर्जी पजेस्ड बाय द वाटर। वाटर के पास जो पावर होती है, वाटर पावर जो होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज दी वाटर पावर। एंड जनरली वाटर पावर जो होगी किसकी फॉर्म में होगी, वो वाटर के प्रेशर की फॉर्म में होगी कि कितना वाटर के पास प्रेशर हेड है। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं हम लोग, द पावर प्रोड्यूस एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन और शाफ्ट ऑफ द पंप। कोई भी अगर शाफ्ट घूम रही है तो उसके वो जिस पावर से घूम रही है, दैट पावर इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल पावर। तो हम दो टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोलिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। तो जो मशीन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में या मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करेगी, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक मशीन। स्पेसिफिकली अगर नाम दें तो जो मशीन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं टरबाइन, और जो मशीन मैकेनिकल को दोबारा हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर देती है उसको बोलते हैं हम लोग पंप। तो दोनों हमें पढ़ने हैं, पंप के बारे में पढ़ना है और टरबाइन के बारे में पढ़ना है। क्योंकि इस यूनिट में हमें सिर्फ टरबाइन पढ़ना था, हम टरबाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वन शॉट वीडियो यूनिट नंबर 5 की, उसमें हम पंप के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर पंप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टरबाइन सिंपल से क्या होगा, टरबाइन इज अ मशीन व्हिच कन्वर्ट्स दी hydraulic energy into mechanical energy, and they are the power producing device, and pump are the device which converts the mechanical energy into the hydraulic energy, and they are the pump, they are the power consuming device। ये पावर बनाता है, ये पावर कंज्यूम करता है। घर में जो पंप लगे होते हैं आपके घर में, जो हम लोग आमतौर पे अपने टैंक को फिल करने के लिए यूज करते हैं, वो पावर कंज्यूम करते हैं। यानी उसको आपको अगर टैंक फिल करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। वहीं अगर हम टरबाइन की बात करें तो टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। दे आर द पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस एंड दे आर द पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। दीज बोथ आर दी हाइड्रोलिक मशीन। दोनों ही क्या है, हमारी हाइड्रोलिक मशीन है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। टरबाइन की हम बात करें तो ये सिंपल सा एक लेआउट है टरबाइन का, जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, जहां पर हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बनाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक डैम में जहां वाटर को स्टोर करके रखते हैं, उस वाटर को हम एक पाइप से फ्लो कराते हैं टरबाइन तक, जिसको बोलते हैं पेनिस्टॉक पाइप। इस पेनिस्टॉक पाइप के एंड पॉइंट पे नोजल लगाते हैं। इस नोजल से जो जेट निकलती है तो इसमें फोर्स लगाएगी, और इस फोर्स के बारे में हमने अभी डिटेल में एनालिसिस किया है कि कितना फोर्स लगेगा। जैसी प्लेट रहेगी, जैसी कंडीशन रहेगी, स्टेशनरी मूविंग, उसके हिसाब से हमने देखा था कि कितना वैल्यू आपको मिलेगी फोर्स की और कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे वर्क डन की। जब स्ट्राइक करेगी फोर्स में तो वर्क डन होगा, वर्क डन की वजह से क्या होगा, ये आगे इधर मूव कर जाएगी। फिर नेक्स्ट प्लेट आएगी, उस पर फोर्स लगेगा, वो आगे इधर मूव कर जाएगी। इस तरह से हमारा व्हील क्या रहेगा, ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। ठीक, और इस टरबाइन की शाफ्ट कपल्ड होती है डायरेक्टली जनरेटर की शाफ्ट से। तो जितनी स्पीड से मैं टरबाइन रोटेट करेगा, उतनी स्पीड से मेरी टरबाइन जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करेगी। जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला जो कंसेप्ट होता है ईएमएफ, उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो नेट हेड होता है और ग्रॉस हेड, दो टर्म आएंगे बेसिकली। एक तो होता है ग्रॉस हेड एंड वन इज कॉल्ड एज दी नेट हेड। देखिए, नेट हेड और ग्रॉस हेड में क्या डिफरेंस है। डैम में जिस हाइट तक पानी फिल रहता है, जहां तक वाटर का लेवल है, और जो नीचे सम्प लेवल है जहां पर पानी स्ट्राइक होने को नीचे जाता है, ये जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रॉस हेड। वी ऑल नो दैट, आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी किसी पाइप से कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो एनर्जी लॉस होता है, यानी फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस होते हैं। तो लेट्स टेक कि ये कुछ फ्रिक्शन लॉस हो गया एचएफ, एंड सबसे मेजर लॉस जो होता है वो क्या होता है, हमारा फ्रिक्शनल लॉस। पाइप में फ्रिक्शन की वजह से कितना लॉस हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल हेड लॉस। तो लेट्स टेक इट वैल्यू इज एचएफ, तो एचएफ के बराबर मान लेते हो एचएफ मेरा इतना लॉस हुआ है, तो टोटल हेड में से क्या करूंगा मैं, इस एचएफ को माइनस कर दूंगा। अब जो रिमेनिंग हेड बचेगा इसको बोलते हैं हम लोग नेट हेड। नेट हेड कौन सा हेड होता है, जिसमें हम लोग फ्रिक्शनल हेड को कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि हम ग्रॉस हेड में से उस फ्रिक्शनल लॉस को माइनस कर देते हैं। तब जो रिमेनिंग आपके पास हेड बचता है उसको बोलते हैं हम लोग नेट हेड। तो दिस इज सिंपल लेआउट ऑफ दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वो होते हैं जहां पर हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन की। तो टरबाइन को हम क्लासिफाई कई तरीके से कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई द टरबाइन इनटू डिफरेंट वेज। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट। टरबाइन के इनलेट, देखिए इनलेट और आउटलेट की जो बात करेंगे, इनलेट का मतलब क्या होगा, जहां से पानी इन कर रहा है, आउटलेट जहां से पानी लीव कर रहा है। तो हम इन दो के कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं कि टरबाइन के इनलेट पे कितनी एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है, या किस टाइप की एनर्जी अवेलेबल है। उसके बेसिस पे हम टरबाइन को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द इंपल्स टरबाइन, एक को बोलते हैं हम लोग रिएक्शन टरबाइन। अगर टरबाइन के इनलेट पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो उसको बोलेंगे हम लोग इंपल्स टरबाइन। और अगर टरबाइन के इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी है तो उस टरबाइन को बोलेंगे हम लोग रिएक्शन टरबाइन। तो दिस इज सिंपल डिफरेंस एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंपल्स टरबाइन एंड द रिएक्शन टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन वो टरबाइन होते हैं जिसके इनलेट पे सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी। और रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन होगी जिसके इनलेट पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया पहला वाला। सेकंड है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर।
रनर बोलते हैं बेसिकली उस व्हील को जिसके ऊपर ब्लेड्स माउंट होती हैं, जो टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं इस व्हील के ऊपर जो माउंट होती है ये वाली, इस व्हील को बोलते हैं हम लोग रनर। तो रनर के थ्रू वाटर के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या है, उसके बेसिस पे भी हम टरबाइन को 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन एंड दी मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। देखिए, वाटर की जो डायरेक्शन रहेगी, अगर वाटर टेंजेंशियली फ्लो कर रहा है किसी भी टरबाइन में, टेंजेंशियली मतलब क्या होगा कि आपका जो प्लेट है उस पे जेट स्ट्राइक करेगी कैसे, टेंजेंशियली। इफ वाटर इज फ्लोइंग टेंजेंशियली देन द टरबाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। अगर वाटर रेडियली मूव कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग रेडियल फ्लो टरबाइन। अगर वाटर की फ्लो होने की डायरेक्शन कैसी है, एक्सियल टू द शाफ्ट या एक्सियल टू द टरबाइन, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सियल फ्लो टरबाइन। मिक्स में क्या होगा, वाटर रेडियली आएगा और एक्सियली बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ डायग्राम बने हुए हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जेट स्ट्राइक करी, कैसे स्ट्राइक कर रही है, प्लेट है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है वाली टिप पे, यानी कि टेंजेंशियली, इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन एंड द एग्जांपल इज पेल्टन टरबाइन। बेसिकली 3 टरबाइन आएंगे जिनका हमें एग्जांपल बार-बार देना है। कौन-कौन से टरबाइन होंगे वो, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कपलान टरबाइन। इन तीनों का एग्जांपल बार-बार देंगे हम लोग। दिस इज डायग्राम फॉर द पेल्टन टरबाइन बिकॉज़ पेल्टन टरबाइन इज अ इंपल्स टरबाइन। ये है हमारा फ्रांसिस टरबाइन। इसमें क्या, और देखिए वाटर कैसे फ्लो कर रहा है, इट्स फ्लोइंग रेडियली। और एक्सियली कैसे कर रहा है, एक्सियली किसको बोलेंगे, कपलान टरबाइन को। एग्जांपल क्या है एक्सियल का, कपलान टरबाइन। कपलान टरबाइन वाटर की डायरेक्शन क्या हो रही है हमारी, पैरेलल टू दी शाफ्ट। जिस शाफ्ट पे आपका टरबाइन रोटेट कर रहा है, अगर वाटर उसके पैरेलल फ्लो करेगा तो बोलेंगे हम लोग एक्सियल फ्लो टरबाइन एंड द एग्जांपल इज कपलान एंड प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, आपको नोट से मिल जाएगा सब कुछ। तीसरा है अकॉर्डिंग टू दी हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। टरबाइन के इनलेट पे हेड, जो हम बात कर रहे थे अभी ग्रॉस हेड नेट हेड की, तो नेट हेड की अगर मैं बात करूं तो अगर टरबाइन के पास जो इनलेट पे हेड है अगर वो 150 मीटर से ज्यादा है, 150 मीटर से ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग हाई हेड टरबाइन एंड द एग्जांपल इज पेल्टन टरबाइन। यानी पेल्टन टरबाइन आप वहां इंस्टॉल कर सकते हो जहां पर हेड की वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा हो। दूसरा आता है आपका मीडियम हेड टरबाइन। अगर हेड की वैल्यू 150 से 50 मीटर के बीच में है, लाई करेगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग मीडियम हेड टरबाइन। और अगर हेड की वैल्यू 50 मीटर से भी कम है, यानी हाइट जो है नेट हेड वो अगर 50 मीटर से भी कम है, उसको बोलेंगे हम लोग लो हेड टरबाइन। द एग्जांपल इज कपलान टरबाइन। तीनों एग्जांपल लिखें। फ्रांसिस टरबाइन जनरली वहां आएगा जहां पर मॉडरेट की हम लोग बात करते हैं, यानी मीडियम हेड। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड भी एक टरबाइन एक क्वांटिटी होती है जिसका फॉर्मूला होता है n/p/h⁴। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक स्पीड। इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में क्योंकि इसका एक डेरिवेशन ड्राइव भी करना है हमें। फिलहाल हम इसके बेस पे बता सकते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड के बेसिस पे भी 3 तरह के टरबाइन होते हैं, लो, मीडियम एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। लो का मतलब कब होगा, अगर स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू हमारी 50 से कम आएगी, 50 से 250 के बीच में आएगी तो उसे बोलेंगे मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। और 250 से ज्यादा अगर वैल्यू स्पीड आएगी तो बोलेंगे हम लोग हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। तो 3 तरह के हमारे टरबाइन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। एग्जांपल इसके क्या हो सकते हैं, लो स्पेसिफिक स्पीड का टरबाइन का एग्जांपल है पेल्टन टरबाइन। मीडियम का जैसे मैंने बताया हमेशा फ्रांसिस ही आएगा। और आपकी जो हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन का एग्जांपल है दैट इज द कपलान टरबाइन। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए वो ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। टरबाइन की जो शाफ्ट है जिस पर टरबाइन रोटेट करता है, टरबाइन की शाफ्ट इस तरीके से होगी हॉरिजॉन्टल, तो टरबाइन कैसे मूव करेगा आपका, इस तरीके से। या फिर कैसे हो सकती है वर्टिकल, जिसमें टरबाइन कैसे मूव करेगा, इस तरीके से। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि फैन होता है, एक सीलिंग फैन होता है और एक टेबल फैन होता है। अगर मैं सीलिंग फैन की बात करूँ, उसकी शाफ्ट कैसे होगी, वर्टिकल, तो ब्लेड कैसे घूमती है, इस तरीके से। जो टेबल फैन होता है उसकी शाफ्ट कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल, तो ब्लेड कैसे घूमती है आपकी, इस तरीके से। सिमिलरली टरबाइन में भी 2 तरह की पोजीशन पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट और वर्टिकल शाफ्ट। सिर्फ पेल्टन टरबाइन की शाफ्ट कैसी होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल। बाकी जितने भी टरबाइन है सबकी शाफ्ट कैसी होती है, वर्टिकल। आपसे कोई पूछे कि पेल्टन टरबाइन की शाफ्ट किस तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वी कैन से द शाफ्ट ऑफ द पेल्टन टरबाइन इज हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ ओरिजिनेटर। जो हम एग्जांपल दे रहे हैं पेल्टन, कपलान और फ्रांसिस, बेसिकली दीज आर द नेम ऑफ देयर ओरिजिनेटर। इनके बेसिस पे हम नाम दे सकते हैं पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन एंड द कपलान टरबाइन। दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द टरबाइन, कि हम टरबाइन को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब तो हम यहाँ पे बात करते हैं पेल्टन टरबाइन के बारे में। तो जैसे मैंने बताया पेल्टन टरबाइन क्या होता है, पेल्टन टरबाइन सिंपली, पेल्टन टरबाइन, तो पेल्टन टरबाइन जैसे मैंने बताया आपको, पेल्टन टरबाइन किस तरह का टरबाइन होता है। पहली चीज तो ये कि पेल्टन टरबाइन जो होता है, दिस टरबाइन इज आल्सो कॉल्ड एज द पेल्टन व्हील। हम पेल्टन टरबाइन को पेल्टन व्हील भी बोलते हैं। जैसा हमने अभी क्लासिफिकेशन में जहां इसका एग्जांपल दिया था उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि पेल्टन टरबाइन इज अ विच टाइप ऑफ टरबाइन, इट इज द टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो का मतलब क्या होगा, जैसा आप देखेंगे पीछे क्लासिफिकेशन में, इसमें वाटर की डायरेक्शन क्या होती है फ्लो होने की, दैट इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन। और इंपल्स का मतलब क्या होगा कि इस टरबाइन के इनलेट पे सिर्फ किस तरह की एनर्जी होगी, इट इज हैविंग ओनली काइनेटिक एनर्जी।
तो इसको टरबाइन को बोलेंगे हम लोग इम्पल्स टरबाइन, टेंजेंट फ्लो इम्पल्स टरबाइन। नाउ ये इसके बारे में बात होगी। नाउ तो प्रेशर की हम बात करें तो जब जेट स्ट्राइक करती है पैरेलल टरबाइन के केस में, इनलेट से लेके आउटलेट तक जो प्रेशर वर्क करता है, इसमें केवल कौन सा प्रेशर वर्क करता है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नो प्रेशर चेंजेस देयर। इनलेट पे जो प्रेशर रहेगा वाटर का, स्ट्राइक करने के बाद एग्जिट पे जो वाटर निकलता है उसका प्रेशर भी कितना होता है, दैट इज इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं बात करता हूँ अगर मेन पार्ट की, तो मेन पार्ट जो होते हैं किसी पैरेलल टरबाइन को, तीन पार्ट होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द नोजल विद द फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस, दूसरा होता है रनर, ठीक है, तीसरा होता है आपका केसिंग। देखिए पहला जो देखो नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस, तो ये जो पार्ट लगा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज दी नोजल। नोजल का काम क्या होता है, जो डैम से पाइप पेनिस्टर पाइप के थ्रू वाटर आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना, उसको कन्वर्ट करना काइनेटिक उसमें नोज जेट की फॉर्म में। जेट की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेगा दैट मींस उसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो नोजल का काम क्या है, नोजल विल कन्वर्ट दी वाटर इनटू फॉर्म ऑफ द जेट विद सम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। जो फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस होता है, तो फ्लो रेगुलेटिंग डिवाइस क्या करता है, ये क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कंट्रोल करता है, कितनी क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड मुझे आगे स्ट्राइक करानी है, कितनी नहीं करानी है, ठीक है। दूसरा होता है रनर एंड बकेट। रनर किसको बोलते हैं, वो व्हील जिसकी पेरीफेरी पे ब्लेड लगे होते हैं, दैट व्हील इज कॉल्ड एज द रनर। द सर्कुलर व्हील ऑन व्हिच पेरीफेरी द ब्लेड्स आर माउंटेड इज कॉल्ड एज द रनर। केसिंग क्या होता है, केसिंग जनरली क्या करता है पैरेलल टरबाइन केस में, जो इसको सिर्फ केस करता है, ये केसिंग है इसकी। देखिए पैरेलल टरबाइन के केस में केसिंग कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, इसका सिर्फ दो ही काम होते हैं। एक, जब जेट स्ट्राइक करेगी तो वाटर की स्प्लैशिंग बहुत ज्यादा ना हो तो उसको रोकती है, इट प्रिवेंट्स द स्प्लैशिंग ऑफ द वाटर। एंड दूसरा, इंस्पेक्शन के टाइम पे कोई इसमें एम्प्लॉय गिर ना जाए, कोई टेक्निकल कोई काम कर रहा है बंदा, तो वो इसके अंदर गिर ना जाए, कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस ना हो, तो ये एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने का काम आता है। तो इसके केवल दो ही फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स द एक्सीडेंट एंड इट प्रिवेंट्स द स्प्लैशिंग ऑफ द वाटर। इसके अलावा हाइड्रोलिक केसिंग का इस केस में कोई भी फंक्शन नहीं है, यानी कि अगर मैं पैरेलल टरबाइन के केस में केसिंग ना भी यूज करूं तो पैरेलल टरबाइन की एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। ये ग्रॉस हेड नेट हमने बात कर ली थी पहले। ओके, कुछ इफिशिएंसी टरबाइन में जो हमें यूज करनी है, जो आपको यूज आएंगी, जो पूछ सकता है वो आपको याद रखिएगा। देखिए पहली है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, कुछ एफिशिएंसी है जो टरबाइन के केस में हम यूज करते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज नथिंग बट इज द रेशियो ऑफ पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर टू दी पावर सप्लाई बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। ये सिंपल हम भाषा में अगर मैं समझूं आपको, जितनी जो रनर है, जो टरबाइन का रनर है, जो रनर की पावर है और जो वाटर की पावर है, इनका जो रेशियो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। दूसरी आती है आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी, जो शाफ्ट पे पावर है। देखिए ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ये रनर लगा हुआ है जिसके ऊपर ब्लेड्स माउंटेड है। तो रनर की पावर कौन सी वाली है, जिस स्पीड से रनर घूम रहा है। अब चूंकि यहाँ पर क्योंकि बेयरिंग वगैरह लगी होती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो ये पावर जब आगे ट्रांसमिट होती है तो इस शाफ्ट पे कौन सी पावर पहुंच रही है, दैट पावर इज द मैकेनिकल पावर। तो जो शाफ्ट की जो पावर है, उस शाफ्ट का पावर किसके साथ, रनर पावर के साथ, यानी जो इस पर जनरेट हो रही है रनर के ऊपर, इसकी जो एफिशिएंसी, ये जो रेशियो कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी। तीसरी आती है आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द टरबाइन। मान के चलिए जितना वाटर स्ट्राइक कर टोटल सप्लाई कर रहा है, ये नोजल से जेट निकल रही है, तो टोटल वाटर में ये निकल रहा है। हो सकता है कुछ वाटर पे स्ट्राइक ना करे, जितना एक्चुअल स्ट्राइक कर रहा है और जितना टोटल निकल रहा है, इनका जो रेशियो रहेगा एक्चुअल अपॉन टोटल का, दैट इज कॉल्ड एज दी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। चौथी आती है हमारी फोर्थ वन इज ओवल एफिशिएंसी। ओवल एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या मिलता है मुझे, आउटपुट वो होता है जो टोटल आउटपुट है, यानी कि जो मेरी शार्ट पावर आउटपुट मिल रही है। तो शार्ट पावर और इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग, जो इनिशियली वाटर की पावर थी, दैट इज दी वाटर पावर। शार्ट पावर अपन वाटर पावर का जो रेशियो कहलाता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज दी ओवरऑल एफिशिएंसी। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, इसमें अगर मैं ऊपर रनर पावर मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी रनर पावर मल्टीप्लाई कर दूं, इसी बात में क्या करता हूँ, रनर को एक यहाँ ले लेता हूँ साथ में, रनर के साथ वाटर पावर को वो एक साथ ले लिया मैंने, और इन दो को मैंने एक साथ ले लिया। ये कौन सी वाली एफिशिएंसी बन गई, रनर अपॉन वाटर, दिस इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, और ये क्या है मेरी मैकेनिकल एफिशिएंसी। यानी यू कैन से जो ओवरऑल एफिशिएंसी है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड द मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये दो नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड द मैकेनिकल एफिशिएंसी। चलिए आगे चलते हैं। हमारा पेल्टन टरबाइन के बारे में हम जैसे बात करते हैं, हमारी पार्ट हो गए इसके, ये कुछ इसके डायग्राम दिखाए गए, एक्चुअल डायग्राम है। ओके, डिजाइन पैरामीटर हम बात करते हैं पेल्टन टरबाइन के डिजाइन पैरामीटर के बारे में। जब भी पेल्टन टरबाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके आएंगे, उसके लिए कुछ डिजाइन पैरामीटर होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज जेट वेलोसिटी अपॉन आइडियल वेलोसिटी। देखिए आइडियल वेलोसिटी कितनी होती है, हमेशा √2 gh, दिस इज द वैल्यू ऑफ आइडियल वेलोसिटी।
हमारी हमेशा आइडियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, √2g into h। g इज दी ग्रेविटी एंड h इज दी नेट हेड। ठीक, जेट वेलोसिटी कितनी होगी, जिस वेलोसिटी से जेट आपकी निकल रही है नोजल से, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेता हूं v1। v1 जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, v1 इज दी वेलोसिटी ऑफ जेट एट द इनलेट, यानी एब्सोल्यूट। कौन सी वेलोसिटी है मेरी, ये दिस इज दी एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट। इसका रेशियो किसके साथ, आइडियल वेलोसिटी के साथ। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। cv से रिप्रेजेंट करते हैं, तो cv इज इक्वल टू दिस वन। वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ v1 इज इक्वल टू cv इनटू √2g। यानी कि आपको अगर वेलोसिटी पता करनी है, आपके पास हेड अवेलेबल है, तो हेड और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की हेल्प से आप क्या पता कर सकते हो, जेट की वेलोसिटी पता कर सकते हो। ठीक है, पेल्टियर टरबाइन के लिए इसकी वैल्यू जो होती है जनरली वो 9.96 से 0.99 के बीच में होती है, नहीं लगभग आप कह सकते हैं कि 1 के बराबर इसकी वैल्यू होती है फॉर द पेल्टियर टरबाइन। दूसरा टर्म आता है मेरा जेट रेशियो। जेट रेशियो इज डिनोटेड बाय सिंबल m and it is nothing but it is the ratio of mean diameter of the wheel to the diameter of jet। जो व्हील है इसका जो मीन डायमीटर है, और जो जेट है इसका जो डायमीटर है, ये कैपिटल डी होता है, ये स्मॉल डी होता है। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द जेट रेशियो। ठीक है, तो फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस द वैल्यू ऑफ द जेट रेशियो मस्ट बी बिटवीन 11 to 16। तो जनरली हम क्या करते हैं, m की वैल्यू को 12 या 13 के आसपास ले लेते हैं। तो m इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एंड फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इट्स वैल्यू शुड बी लाई बिटवीन दी 11 to 16। तीसरा है स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ व्हील वेलोसिटी अपॉन आइडियल वेलोसिटी। व्हील की वेलोसिटी कितनी आई मेरे पास, वो u होती है, और आइडियल वेलोसिटी कितनी मान रखी है मैंने, √2gh। तो ये जो रेशियो आएगा, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द स्पीड रेशियो। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ku। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ku से। तो ku इज इक्वल u कितना रहेगा, यहाँ से u निकल सकता है मेरे पास ku into √2gh। तो अगर मुझे व्हील की वेलोसिटी पता करनी है, मेरे पास अगर नेट हेड की वैल्यू है, मेरे पास अगर स्पीड रेशियो की वैल्यू है, तो इसका ही फॉर्मूला यूज करते हुए मैं क्या पता कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे टरबाइन के जो वेलोसिटी, जो उसकी प्लेट है, उस प्लेट की वेलोसिटी को पता कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरा नंबर ऑफ बकेट। किसी भी व्हील के ऊपर कितने ब्लेड लगे होंगे, कितने बकेट लगे होंगे, इसके देखिए कई नाम होते हैं। इसको वेन्स भी बोलते हैं, इनको प्लेट भी बोल देते हैं, इनको बकेट्स भी बोल देते हैं। जो भी आप समझें बेहतर। जनरली यूज जो किया था वर्ड वेन यूज किया जाता है। तो नंबर ऑफ बकेट कितनी होंगी किसी भी पेल्टियर टरबाइन के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला होता है 0.5 m + 15। m क्या था जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, तो अभी पीछे जेट रेशियो, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसी वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.5 d अपॉन डी + 15। ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हो किसी भी पेल्टियर टरबाइन के ऊपर कितनी नंबर ऑफ बकेट्स लगी होती हैं या लगनी चाहिए। यू कैन फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पेल्टियर टरबाइन की वैल्यू से ट्रायंगल के वर्क डन की। इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो आपको ये है आपका पेल्टियर टरबाइन की व्हील का जो बकेट होती है, इसकी इस तरह से होती है, डबल हेमिस्फेरिकल लाइक दिस। ठीक है, अब जेट क्योंकि कहाँ स्ट्राइक कर रही है हमारी टेंजेंशियली, तो टिप पे स्ट्राइक करती है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, तो आउटलेट पर ट्रायंगल तो हमारा सेम बनेगा जैसे पहले हमने पढ़ा था कि ये v2 ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये एंगल फाई बनाएगी, ये बीटा बनाएगी। बीच की जो डिस्टेंस होता है वो u2 होता है। v2 का कंपोनेंट क्या बनता है, vw2 बनता है, ओरिजिनल कंपोनेंट। ठीक है, ये तो सब वही रहेगा हमारा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा इनलेट पे। इनलेट पे क्या होगा, इनलेट पे जो हम बात कर रहे हैं, तो v1 क्या होगी हमारी, दिस इज दी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, vw1 और vf1, वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब चूंकि ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, इस केस में अल्फा इक्वल टू कितना बन रहा है, 0। तो क्या बनेगा, तो कॉस कंपोनेंट तो बनेगा नहीं, यानी vw1 कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो सॉरी vf1 नहीं बनेगा, vw1 मिल जाएगा, यानी कि v1 तो होता है कॉस अल्फा, एक होता है v1 साइन अल्फा। क्या होता है vw1, ये क्या होता है vf1। अब अल्फा अगर 0 है, तो अल्फा 0 हो तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये तो v1 के बराबर मिलेगा। तो v1 कितना मिलेगा, sin अल्फा 0, sin 0 कितना होता है 0, 0 मिलेगा। यानी कि जो v1 है वो किसके बराबर है, vw1 के बराबर। तो v1 इज इक्वल टू vw मिल जाता है। ये इसका क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ द पेल्टियर टरबाइन। तो अल्फा 0 है यहाँ पर, थीटा भी 0 है फॉर द पेल्टियर टरबाइन। इसके हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, vf1 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी ट्रायंगल इनलेट पे निकालूं, तो इनलेट पे जो बन रहा है डायग्राम मेरा, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि vw1 इज इक्वल टू v1। एक तो ये मेरी बात हो गई जो मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी vr1 कितना होगा, v1 माइनस के u1, दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा v1, दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, u1 u2 दोनों बराबर मान लेता हूँ मैं, टिप की वेलोसिटी को दोनों टिप पे सेम मान लेता हूँ। तो ठीक, अब सिमिलरली वेलोसिटी ट्रायंगल आउटलेट पे जो बना हुआ है, इसकी हेल्प से अगर मैं निकालू आउटलेट पे, तो vr2 कितना होगा, vr2 इज इक्वल टू vr1। तो ये पेल्टियर टरबाइन के लिए क्या होगा, पहली चीज तो जो vr1 होता है दैट इज इक्वल टू vr2, और u1 इज इक्वल टू u2। तो vr2 इज इक्वल टू vr1 है, और vr1 कितना आ गया मेरा v1 माइनस के u, तो वैल्यू पुट कर दी मैंने v1 माइनस के u।
वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ VW2। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं VW2 की। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी नीड है, हमें VW1 VW2 की वैल्यू पता करनी है। तो VW1 तो मुझे पता चल गया V1 के बराबर आ रहा है, मुझे VW2 और पता करना है। तो VW2 कितना आएगा मेरे पास, VR2 का cos कंपोनेंट VR2 cos phi माइनस के U2, VR2 cos phi माइनस के U2 कर देंगे। VR2 वैल्यू कितनी है, जितनी VR1 की वैल्यू यानी कि V1 माइनस के U, तो V1 माइनस के U cos phi माइनस के U, किसकी वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पर, ये VW2 की वैल्यू मिल गई। तो मैंने इस ट्राइग्राम से, इनलेट और आउटलेट के ट्राइंगल से मैंने क्या पता कर लिया, मैंने VW1 और VW2 की वैल्यू पता कर ली। अब इनका हमने जो पता किया, अब करेंगे क्या हम लोग, हमने ये ऑलरेडी फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, उस फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द सीरीज ऑफ वेन्स। कितना फॉर्मूला आया था हमारे पास फोर्स का, दैट इज इक्वल टू द रो ए V1 VW1 प्लस VW2। इसके लिए जब मेरा बीटा क्या था, जब बीटा मेरा लेस देन 90 डिग्री था, ठीक है। तो अब देखिए वर्क कितना आ जाएगा, इसमें यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूला किसका आएगा, वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। अब पावर कितनी होती है, पावर जो फॉर्मूला होगा, ये पावर, इसी वर्क को हम पावर बोलते हैं। बस अगर ये वॉट में है, न्यूटन पर मीटर सेकंड में, तो इसको किलोवाट में लिख देंगे हम लोग। किलोवाट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर। ये फॉर्मूला मेरा किसका है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, वर्क डन एंड पावर। अब इसमें क्या करना है मुझे, आपको आपको जो एफिशिएंसी पता करनी है। एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे पास, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू दी, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन टरबाइन, तो एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है, जितना वर्क डन मिल रहा है, इनपुट कितना उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो आउटपुट कितना मिल रहा है, जितना की वर्क डन पर सेकंड है। दिस इज द वर्क डन पर सेकंड, ये आउटपुट है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनपुट मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर है, ये मैंने हाफ एम वी इसको पुट कर दी। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, एफिशिएंसी 2 टाइम्स ऑफ VW1 प्लस VW2 इनटू U अपॉन V1 स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन टरबाइन। अब ये जो एफिशिएंसी आई है, मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर, मैं अब VW1 और VW2 की वैल्यू जो मैंने पता करी थी ट्राइंगल से, उन्हें मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये VW2 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास V1, और VW2 कितना निकाला मैंने यहाँ पर, वहां पर पीछे V1 माइनस के U cos phi माइनस के U, इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा वैल्यू, जब पुट करके आएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी। एंड दिस इज द वैल्यू फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन टरबाइन। तो पेल्टन टरबाइन की एफिशिएंसी होती कितनी होती है, वो ये होती है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि पेल्टन टरबाइन के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी जैसे हमने पहले किया था, इस एफिशिएंसी को प्लेट की वेलोसिटी में, यानी जो व्हील है उसकी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट करिए, यू के रिस्पेक्ट में 0 कर देंगे। इससे क्या मिल जाएगी, मुझे कंडीशन मिल जाएगी। जब सॉल्व करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद एक कंडीशन मिलेगी आपके पास। वो कंडीशन कितनी आ जाएगी मेरे पास, वही U इज इक्वल टू V1/2। यानी कि अगर पेल्टन टरबाइन के केस में आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए, तो प्लेट की वेलोसिटी मस्ट बी हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ जेट, ये होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में फॉर द पेल्टन टरबाइन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स, 2 मार्क्स में है तो आपको ये स्टेटमेंट बताना है। आपको फुल मार्क्स पे क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी कितनी पेल्टन टरबाइन की। तो क्या करेंगे हम लोग, जो कंडीशन आई है हमारी, कंडीशन क्या आई है हमारे पास, कंडीशन है ये वाली V1/2, यानी जो प्लेट की वेलोसिटी होनी चाहिए वो जेट वेलोसिटी का हाफ होना चाहिए। इसको उस फॉर्मूले पुट कर देंगे एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा 1 + cos phi/2। यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ ले व्हाट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन टरबाइन, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, या प्रूव दैट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन टरबाइन इज इक्वल टू 1 + cos phi/2 इतनी होती है। तो आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी कैसे आएगी, वर्क डन से। एफिशिएंसी बाद क्या निकालेंगे, फिर कंडीशन निकालेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी की, उस कंडीशन को पुट कर देंगे एफिशिएंसी में, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, व्हिच इज इक्वल टू दी 1 + cos phi/2। दिस इज दी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन टरबाइन। चलिए आगे देखते हैं अब हमारा डिजाइन ऑफ पेल्टन टरबाइन। अब डिजाइन ऑफ पेल्टन टरबाइन, पेल्टन व्हील जब भी आपसे कहेगा, अगर आपके न्यूमेरिकल आते हैं और आपसे पूछता है डिजाइन ऑफ पेल्टन व्हील, तो डिजाइन का मतलब ये होता है कि आपको ये 5 पैरामीटर पता करने हैं। सबसे पहले डायमीटर ऑफ जेट, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आपके पास व्हील का डायमीटर होना चाहिए, आपके पास जेट रेशियो होना चाहिए, तो उससे स्मॉल डी निकल के आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, डायमीटर ऑफ व्हील, जिस व्हील पे वो आपकी ब्लेड्स लगी हुई हैं, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, कैपिटल डी। देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है पाई dn/60, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अगर आपके पास स्पीड है, एन की वैल्यू है आपके पास और यू की वैल्यू है, तो इन दो की वैल्यू पुट करके आप लोग डी निकाल सकते हो, डी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ द बकेट एंड डेप्थ ऑफ द बकेट। आपके पास अगर स्मॉल डी आ गया, डायमीटर ऑफ जेट आ गया, जो विड्थ होती है बकेट की, दैट इज पेल्टन टरबाइन में, दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ डी, और जो आपकी डेप्थ होती है दैट इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स डी, ठीक। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ बकेट। तो नंबर ऑफ बकेट कैसे निकाल सकते हैं, हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था फॉर्मूला 0.5 + m + 15। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द व्हील।
तो अब जब भी आपसे डिजाइन ऑफ पैरामीटर बिल्ड करने के लिए बोलेगा तो आपको ये 5 पैरामीटर निकाल के दिखा देने हैं। ये 2 पैरामीटर तो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, आपके स्मॉल डी से। एक ये निकाल लेंगे तो आपके 2 पैरामीटर ऑलरेडी आ चुके होंगे, 3 ये हो जाएंगे, चौथा कैपिटल डी निकालना है और फिफ्थ वन निकालना है आपको नंबर ऑफ बकेट्स ऑन दी व्हील। ठीक है। अगर कहता है साइज ऑफ द बकेट कितना है, तो साइज ऑफ द बकेट का मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड द विड्थ एंड द डेप्थ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन दे रखा है इसमें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल जो हमने 5 पैरामीटर होता है वही निकाल के दिखा रखे हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन जैसे मैंने बताया था, रिएक्शन टरबाइन क्या टरबाइन होता है, रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन होता है जिसके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ कौन सी एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी भी होती है। तो इफ एनी टरबाइन इज हैविंग प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ, द टरबाइन इज कॉल्ड एज द रिएक्शन टरबाइन। एंड द एग्जांपल इज फ्रांसिस टरबाइन, कपलान टरबाइन एंड प्रोपेलर टरबाइन। हमारे सिलेबस में हमें फ्रांसिस टरबाइन पढ़ना है और कपलान टरबाइन पढ़ना है, तो इन दो टरबाइन के बारे में और डिस्कस कर लें जल्दी से हम लोग। देखिए, फ्रांसिस टरबाइन कैसा होता है, इट इज द इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। जो फ्रांसिस टरबाइन है, दिस इज द इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इनवर्ट फ्लो का मतलब क्या होगा कि वाटर की जो फ्लो होने की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, रेडियली इनवर्ट। और रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें इनलेट पे कौन कौन सी एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। ठीक, इसमें डायग्राम दिखाता हूँ आपको मैं। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन के देखिए 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, स्पाइरल शेप केसिंग, गाइड व्हील, रनर एंड द ड्राफ्ट ट्यूब। दीस 4 आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिएक्शन टरबाइन। अब देखो यहाँ पर स्पाइरल शेप केसिंग का यूज करते हैं हम लोग। ये इसका डायग्राम है जो आपको बनाना है एग्जाम में। दिस इज द डायग्राम फॉर द रिएक्शन टरबाइन। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो दो तो पार्ट सेम है। रनर क्या हो जाएगा, रनर जैसे मैं बताया था, रनर इज द व्हील ऑन व्हिच पेरिफेरी द ब्लेड्स आर माउंटेड। जो सर्कुलर व्हील है जिसके पेरिफेरी पे क्या लगी हुई है, आपकी ब्लेड्स लगी हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग रनर। रनर तो सिंपल है। दूसरी बात करते हैं हम लोग गाइड वेन्स की। तो सेकंड पार्ट है गाइड व्हील। गाइड व्हील क्या करता है, गाइड व्हील बेसिकली यूज टू गाइड दी वाटर। जब वाटर उसके पास आएगा, इस टरबाइन के पास वाटर भेजने के लिए जो वाटर को गाइड करता है, वाटर को गाइड करने के लिए हम एक व्हील लगाते हैं, दैट व्हील इज कॉल्ड एज द गाइड व्हील। इसका काम क्या होता है, ये वाटर को गाइड करता है टुवर्ड्स दी रनर, ताकि रनर तक वाटर पहुंच जाए विदाउट एनी शॉक, विदाउट एनी लॉस। एकदम से अगर स्ट्राइक करेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा नॉइज करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाइड व्हील लगा देते हैं। गाइड व्हील क्या करता है, वाटर को गाइड करता था हर एंगल पे। तो वाटर को गाइड करने के लिए जिस व्हील का हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग गाइड व्हील। नेक्स्ट आता है आपका स्पाइरल केसिंग। तो अगर ध्यान से आप देखो तो जो केसिंग है हमारी इसकी, वो केसिंग कैसी है, दैट इज स्पाइरल शेप। स्पाइरल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन वो धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारा, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्चार्ज का फॉर्म होता है Q इज इक्वल टू A इंटू V। इसमें डिस्चार्ज इज इक्वल टू A इंटू V में अगर हमें करना क्या है, बेसिकली वी हैव टू मेंटेन द वेलोसिटी कांस्टेंट। हमें थ्रू आउट द रनर वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। अगर वेलोसिटी जेट की यहाँ पे कुछ और, पानी की यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और हो जाएगी तो व्हील प्रॉपर रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक, उसके लिए क्या करना होता है, हमें वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी होती है। तो अगर मेरा वेलोसिटी मुझे कांस्टेंट रखना है और डिस्चार्ज मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पानी इंटर यहाँ से इंटर करके, यहाँ से इंटर करके, यहाँ से इंटर कर गया, तो इंटर करता रहेगा तो क्या होगा, मेरा डिस्चार्ज कम हो रहा है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एरिया को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी यूज डिक्रीजिंग एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वेन। इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइरल शेप केसिंग। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट आता है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली ध्यान से आप देखिए, ये देखिए नीचे टरबाइन में लगी हुई है। टरबाइन के एग्जिट पे जो वाटर का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो वो वाटर इजीली डिस्चार्ज नहीं होगा। तो इजीली डिस्चार्ज नहीं होगा तो वाटर को हम लोग निकालेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉनिकल शेप की ट्यूब, जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। ये क्या करती है, ये एग्जिट पे वाटर की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देती है बाय डिक्रीजिंग द, यहाँ पर ये यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है बाय डिक्रीजिंग द वेलोसिटी। वेलोसिटी को कम कर देगी और प्रेशर हेड को बढ़ा देगी, जिसकी हेल्प से हम लोग इजीली वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं टुवर्ड्स द टेल रेस। ये होता है इसका हमारा मेन पार्ट। ठीक है, और बात करते हैं हम इसकी वेलोसिटी ट्रायंगल की और वर्क डन की। तो ट्रायंगल वेलोसिटी का सेम वही बनेगा जो हमारा रेडियल सीरीज का वेन के लिए बना था। तो डायग्राम हमारा हो गया। वर्डन का फॉर्मूला वही रहेगा, रो ए v1 vw1 u1 प्लस माइनस के vw टू u2 जो हमने वहां पर ड्रैग करता ऑलरेडी फोर्स वाले केस में। ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन में आपको याद क्या रखना है, रिएक्शन टरबाइन के लिए आउटलेट पे डायग्राम जो बनेगा, आउटलेट पे इस केस में क्या होता है, vw जीरो बनेगा, यानी एग्जिट पर जो वेलोसिटी मिलती है यहाँ पर आपकी ये रेडियल निकलता है। बिकॉज फ्रांसिस टरबाइन वो टरबाइन होता है जिसके एग्जिट पे रेडियल वेलोसिटी कैसी होती है, रेडियल। ये सीधा निकलेगा, बीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर बीटा 90 डिग्री है तो vw कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दी 0। ये कंपाउंड बनेगा नहीं कोई इसका हॉरिजॉन्टल, सिर्फ वर्टिकल कंपाउंड बनेगा जो खुद इसके बराबर होगा, v2 इज इक्वल टू vf2। ठीक, तो इसमें अगर मैं यहाँ इसको 0 पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा,
फॉर्मूला क्या बचेगा मेरे पास, ओनली VW1 इंटू U1। ठीक, A इंटू वी क्या होता है, ये डिस्चार्ज कहलाता है, तो मैं लिख सकता हूँ रो इंटू क्यू VW1 U1। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द रिएक्शन टर्बाइन, स्पेशली फॉर द फ्रांसिस टर्बाइन। ठीक है, अब आपसे पूछो वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट, तो क्या करेंगे, इसमें वर्क डन पर सेकंड को वेट से डिवाइड कर देंगे। ये मेरा वर्क डन पर सेकंड है, वेट कितना होता है mg, इसे डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी। ये जो इक्वेशन मेरे पास आएगी 1/g VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द यूलर इक्वेशन। इसे बोलते हैं यूलर इक्वेशन या फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोडायनामिक मशीन्स। ठीक है, ये रिएक्शन टरबाइन के लिए कंबाइंड है, कोई सा भी रिएक्शन टरबाइन अगर होगा तो ये फंडामेंटल इक्वेशन है। अगर फ्रांसिस की बात करेंगे तो ये कंबाइंड में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चेंज करना है आपको। चलिए फ्रांसिस टरबाइन के लिए VW2 जीरो जैसे लिखा हुआ है, VW2 जीरो, तो ये जीरो पुट कर देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, ये इक्वेशन बचेगी, दिस इज दी वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट 1/g VW1 U1। ठीक है, बाकी नोटेशन सब वही है, VW1 VW2 U1 U2 जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। U1 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इनलेट पे, U2 है टेंजेंशियल वेलोसिटी आउटलेट पे। ये D1 D2 क्या है मेरे, आउटर डाया और इनर डायमीटर फॉर दी फ्रांसिस टरबाइन। एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, वर्क डन पर सेकंड अपॉन वाटर पावर, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। रिएक्शन टरबाइन के लिए आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है, आउटपुट तो वही मिलता है हमेशा जो वर्क डन पर सेकंड होता है, और इनपुट क्या मिलता है जो वाटर की पावर होती है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट कर देंगे। फॉर्मूला करते हैं वर्क डन पर सेकंड का, इनपुट का फॉर्मूला पुट कर देंगे वाटर पावर का, रो जी क्यू एच। वाटर पावर का फॉर्मूला को याद रखना, ये वाला वाटर पावर जो होती है दैट इज इक्वल टू दी रो जी क्यू एच। रो इज द डेंसिटी, जी इज द ग्रेविटी, क्यू डिस्चार्ज, एच इज द नेट हेड। इसे पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो भी फॉर्मूला जो इक्वेशन बचेगी दैट इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन टरबाइन। ये फ्रांसिस टरबाइन की अगर एफिशिएंसी पता करना हो तो ये वाली हो जाएगी। अब इसमें ये तो रिएक्शन टरबाइन के लिए है, दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टरबाइन। फ्रांसिस के लिए क्या होगा, फ्रांसिस के लिए VW जीरो कर देना आपको हमेशा, VW जीरो कर दोगे यहाँ पे वाटर क्वांटिटी तो कितनी बचेगी मेरे पास, दैट इज इक्वल टू ओनली eta h is equal to VW1 U1 upon GH। This is where H is the net head and this is the formula for the hydraulic efficiency of the Francis turbine। कुछ डिजाइन पैरामीटर हमारे रिएक्शन टरबाइन में भी होते हैं, यानी कि रिएक्शन टरबाइन के लिए जो डिजाइन पैरामीटर होंगे, स्पीड रेशियो वही Ku इज इक्वल टू U upon रूट 2 GH। फ्लो रेशियो होता है Kf, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द इनलेट अपॉन आइडल वेलोसिटी, यहाँ पर ये सब बोलते हैं हम लोग फ्लो रेशियो। एक होता है आपका डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज कैसे निकाले किसी भी टरबाइन से, डिस्चार्ज इज इक्वल टू द एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जितने एरिया से आपका फ्लो हो रहा है वो एरिया, तो वो एरिया कितना आ रहा है, पाई D1 B1 इंटू VF1 या पाई D2 B2 इंटू VF2। इनलेट पे और आउटलेट पे सेम डिस्चार्ज मिलेगा। डिस्चार्ज कैसे निकालना है हमें रिएक्शन टरबाइन के केस में, एरिया ऑफ फ्लो इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, नहीं एरिया ऑफ फ्लो टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ फ्लो कितना आएगा, पाई D1 B1, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है VF1। सिमिलरली आउटलेट पे पाई D2 B2 या VF2। ये प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे डिस्चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये तो छोड़ते हैं इसको। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टरबाइन विच इज द एक्सियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन वो टरबाइन होता है जिसमें वाटर की डायरेक्शन कैसी होगी, पैरेलल टू द शाफ्ट। जब पैरेलल टू द शाफ्ट होगी तो उसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था, दैट इज द कपलान टरबाइन। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द कपलान टरबाइन। इसमें ये इसकी शाफ्ट होती है, क्योंकि इसका नीचे का पार्ट थोड़ा लार्जर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हब। ठीक है, इसे हब बोलते हैं, इसको बॉस भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द बॉस और द हब। ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ द शाफ्ट इज मेड लार्जर, ये लार्जर होता है और उसकी एक्सिस पे ही ब्लेड लगी होती है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे एरिया फ्लो कितना आएगा, पाई बाय 4 डी नोट स्क्वायर माइनस डी एच स्क्वायर। डी नोट स्क्वायर कौन सा वाला है मेरा, आउटर डायमीटर, डी एच कितना है मेरा, हब का डायमीटर। तो आउटर डायमीटर में से हब का डायमीटर माइनस कर दूंगा तो ये वो एरिया बचेगा जहाँ से मेरा क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो एरिया फ्लो निकालना मुझे कैसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सियल फ्लो टरबाइन भी दो तरह के होंगे, एक तो होता है हमारा प्रोपेलर टरबाइन, एक होता है हमारा कपलान टरबाइन। प्रोपेलर टरबाइन वो टरबाइन होता है जिसमें वेन्स फिक्स्ड होती हैं, तो पीछे डायग्राम मैंने आपको दिखाया था अभी, ये वो टरबाइन है जिस पर वेन्स क्या है, जिस पर वेन्स फिक्स्ड है। अगर ये वेन एडजस्टेबल हो, इन्हें हम आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कपलान टरबाइन। कपलान टरबाइन द वेन propeller turbine in which the vanes are fixed over the surface of the hub and are not adjustable, and if in Kaplan turbine vane fixed over the surface of the hub are adjustable, ये adjustable होती है, इन्हें हम आज एडजस्ट कर सकते हैं, इन दो के बीच की डिस्टेंस को हम लोग अल्टर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कपलान टरबाइन। ठीक है, ये डायग्राम है कपलान टरबाइन का। तो कपलान टरबाइन का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, केसिंग, स्पाइरल शेप, गाइड वेन्स जो वाटर को गाइड करेगी, हब विद वेन्स। हब किसको बोलते हैं, जो उस पर आप जो नीचे वाला पार्ट होता है शाफ्ट का, जिस पर आपकी ब्लेड लगी होती है, एंड दैट हब इज आल्सो कंसीडर्ड एज द रनर फॉर द एक्सियल फ्लो टरबाइन। कपलान टरबाइन के लिए जो आपका जो हब विद रनर वेन्स होता है, दिस कंसीडर्ड एज द रनर, इसी को रनर बोलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट हमारा ड्राफ्ट ट्यूब, जैसा कि पीछे डिस्कस किया था हमने, वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए, क्योंकि वाटर का एग्जिट पे प्रेशर, क्योंकि ये भी क्या है हमारा, दिस इज ऑल्सो दी रिएक्शन टर्बाइन। तो वाटर का जो एग्जिट पे प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, दैट्स व्हाई वी नीड दी ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते वाटर को हम लोग वहां पर डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे दिखा बताया मैं, ये आउटर डायमीटर है, ये आपका डायमीटर हो गया। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हम यूज करते हैं कप्लान टरबाइन के लिए, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, तो वर्क डन पर सेकंड का फॉर्मूला तो वही रहेगा जो रिएक्शन टरबाइन का है हमारा, रो ए वी डब्ल्यू वन, रो क्यू वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू, ए इंटू वी को मैंने क्यू पुट कर दिया यहाँ पर, तो रो ए वी लिखा होता था हमारा रो क्यू पुट कर दिया। तो कप्लान टरबाइन के लिए आपको क्या याद रखना है, तो कप्लान टरबाइन यू वन इज इक्वल टू यू टू होता है, इट इज नॉट फॉर द फ्रांसिस टरबाइन, इट इज ओनली फॉर द कप्लान टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन में यू वन यू टू वैल्यू अलग अलग मिलेंगी, और कप्लान टरबाइन में दोनों वैल्यू क्या मिलती है, हमें सेम मिलती है। जब सेम मिलती है तो पुट कर देंगे, तो यू क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल के आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। इफिशियंसी निकालनी कैसे निकालेंगे, वर्क डन अपॉन वाटर पावर से, यानी इनलेट से, ये क्या है आउटपुट वर्क डन पर सेकंड, और इनपुट क्या है हमारे पास वाटर पावर, तो वाटर पावर रोजी क्यू से डिवाइड कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा पार्ट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द कप्लान टरबाइन। ठीक है, कुछ कप्लान टरबाइन के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहला, अगर मुझे पेरिफेरल वेलोसिटी पता करनी है u1 u2, तो कैसे पता करूंगा, u1 u2 is equal to pi d नॉट by n पे 60, where d नॉट इज द नथिंग बट d नॉट इज द आउटर डायमीटर ऑफ द रनर, जो बाहर का डायमीटर में वो यूज करना है, आउटर डायमीटर, नॉट द हाफ डायमीटर, वी हैव टू यूज द आउटर डायमीटर फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द कप्लान टरबाइन। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट एंड आउटलेट विल बी इक्वल, जैसे u1 u2 बराबर होते हैं, सेम कप्लान टरबाइन के लिए vf1 इक्वल टू vf2 होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनलेट पे और आउटलेट पे दोनों कैसी मिलती हैं हमें, इस केस में सेम मिलती है फॉर द कप्लान टरबाइन। नेक्स्ट है एरिया ऑफ फ्लो, तो एरिया ऑफ फ्लो जैसे मैंने पहले दिखाया था डायग्राम के साथ आपको, एरिया ऑफ फ्लो कैसे निकालेंगे, पाई बाय 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस के डी एच स्क्वायर, टोटल एरिया में से हाफ का डायमीटर माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग एरिया जो बचेगा दैट इज द माई एरिया ऑफ फ्लो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो हमारा सिलेक्शन ऑफ वाटर टरबाइन। किसी भी साइट के लिए अगर मुझे वाटर टरबाइन सेलेक्ट करना है तो मुझे क्या क्या पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे, दीज आर सम द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग द टरबाइन फॉर अ पर्टिकुलर साइट। किसी भी साइट के लिए पर्टिकुलर आप टरबाइन सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये पैरामीटर कंसीडर करने पड़ते हैं। कौन कौन से पैरामीटर है, उसकी स्पेसिफिक स्पीड, जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि हाई स्पेसिफिक स्पीड कौन सा वाला यूज करेंगे, मीडियम के लिए कौन सा यूज करेंगे और लो के लिए कौन सा यूज करेंगे, उसकी रोटेशनल स्पीड, उसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या होगा, विच प्रोवाइड मैक्सिमम एफिशिएंसी एट द पार्ट लोड। अगर लोड का, अगर जो टरबाइन के ऊपर लोड है वो अगर वेरी करता है 100% से ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, इट शुड गिव दी मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो उसके लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा, ऐसा टरबाइन चूज करना पड़ेगा जो हमें पार्ट लोड पर भी एफिशिएंसी कैसी दे, मैक्सिमम दे। ठीक है, तो पार्ट लोड ऑपरेशन पे मैक्सिमम एफिशिएंसी दे देगा। कैविटेशन नहीं होना चाहिए, कैविटेशन हम लोग यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे डिटेल में भी आगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजिशन ऑफ द टरबाइन शाफ्ट, टरबाइन की शाफ्ट आपको कैसे करनी है, हॉरिजॉन्टल यूज करना है या वर्टिकल यूज करना है। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केवल पेल्टन टरबाइन की शाफ्ट कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, बाकी सारी टरबाइन की शाफ्ट कैसी होती है हमारी, वर्टिकल। लास्ट इज द हेड अवेलेबल, हेड किस तरह का है, अगर हेड हाई हेड है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, पेल्टन टरबाइन, मीडियम हेड है तो फ्रांसिस टरबाइन, लोड हेड और कप्लान टरबाइन। बेसिकली दीज क्राइटेरिया, मैक्सिमम क्राइटेरिया आर बेस्ड ऑन दी क्लासिफिकेशन ऑफ द टरबाइन। जो टरबाइन का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ये उसी के बेसिस पे ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको याद रखने होते हैं किसी भी टरबाइन को सिलेक्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर साइट पे। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारा इस यूनिट का, दैट इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन क्या होती है, देखिए इट इज सिंपली डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द टरबाइन ऑफ ज्योमेट्रिक सिमिलर टरबाइन व्हिच वुड प्रोड्यूस यूनिट पावर, यूनिट पावर का मतलब कितना हो जाएगा 1 किलोवाट अंडर द यूनिट हेड, यानी 1 मीटर। ठीक है, जो टरबाइन, एक टरबाइन का ज्योमेट्रिक सिमिलर टरबाइन जो 1 मीटर क्या करे, 1 मीटर हेड में वर्क करे और पावर कितनी डेवलप करे, 1 किलोवाट, तो उस टरबाइन को बोलते हैं हम लोग, उस स्पीड को बोलते हैं, टरबाइन की स्पीड को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक स्पीड। इट इज सिंपली डिफाइंड एज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टरबाइन इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन व्हिच वुड प्रोड्यूस यूनिट पावर अंडर द यूनिट हेड। ठीक, अब हमने थोड़ी देर पहले अभी एफिशिएंसी का हमने जिक्र किया था कि एफिशिएंसी जो होती है ओवरऑल एफिशिएंसी दैट इज द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर अपन वाटर पावर। इसको मैं लिख देता हूँ शाफ्ट पावर को पीएस और वाटर पावर लिख दिया मैंने पीडब्ल्यू। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रहेगा, पी शाफ्ट पावर इज इक्वल टू दी ओवरऑल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय द वाटर पावर। ये ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, ये फिक्स होती है कि ये कांस्टेंट होगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये बची वाटर पावर, वाटर पावर फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज इक्वल टू दी रो जी क्यू एच। ये रो जी क्यू एच यहाँ पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। अब मैं जो कांस्टेंट हटा देता हूँ, जो रिमेनिंग बचा तो मैं प्रोपोर्शनल के टर्म में लिख दे रहा हूँ, ये भी कांस्टेंट है मेरा, रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब जो शाफ्ट पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल बचेगी, इट इज प्रोपोर्शनल टू दी क्यू इंटू एच, डिस्चार्ज इंटू हेड। अब देखिए यहाँ पर देखिए u इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 होता है, दैट इज आल्सो इक्वल टू के यू इंटू रूट 2 जी एच। इसकी वैल्यू वैल्यू है u पता करने के लिए। यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शन में लिखूं तो देखिए
पाई भी कांस्टेंट है, 60 भी कांस्टेंट है, तो यूज प्रोपोर्शनल डी एन। यहाँ से के यू भी कांस्टेंट होता है, रूट टू जी भी कांस्टेंट है, कितना बचा अंडर रूट एच, तो अंडर रूट एच। यानी इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी जो है मेरी वो डी एन के प्रोपोर्शनल में भी है और अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल में भी है। सिमिलरली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू सी वी इंटू रूट टू जी एच, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का। यहाँ से ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट एच। यानी वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल में है, डी एन के प्रोपोर्शनल में, और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल में, अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पे करेंगे कि हम लोग क्यू और एच की वैल्यू पुट करेंगे। अब कैसे पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर क्यू जो होता है, क्यू का फॉर्मूला कितना बताया था मैंने, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू वी। ये फॉर्मूला किसका, डिस्चार्ज पता करने का। तो डिस्चार्ज इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू दी एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया का वैल्यू पुट कर देंगे, वेलोसिटी वैल्यू पुट कर देंगे। डिस्चार्ज की आप देखिए यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनल में लिख रहे हैं, तो पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। कितना बचेगा हमारे पास, डी स्क्वायर इनटू वी। ये मैं डी स्क्वायर इनटू वी। वी क्या है, बिकॉज वी नो दैट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट एच, जो अभी डिस्कस किया था हमने। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको जगह लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर डी स्क्वायर इंटू अंडर रूट एच, किसी वैल्यू हो गई, दिस इज द वैल्यू फॉर दी डिस्चार्ज, और इंटू एच लिखा हुआ है एज इट इज। इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एच का, तो एच की पावर कितनी बन जाएगी, 3/2। ठीक है, 3/2 बन जाएगी, तो कितना बन जाएगा, एच की पावर 3/2 डी स्क्वायर। देखिए यू इज प्रोपोर्शनल डी एन, डी एन इज प्रोपोर्शनल रूट एच, यानी ये दोनों क्या होंगे, दूसरे प्रोपोर्शनल में होंगे। यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू पता कर लूँ, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, रूट एच बाई एन। ठीक है, तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, एच अपॉन एन स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मैं डी स्क्वायर की जगह एच अपॉन एन स्क्वायर पुट कर दिया। एच की पावर अब कितनी बन जाएगी, एच की पावर दैट इज इक्वल टू 5/2 अपॉन एन स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 5/2 अपॉन पी एच स्क्वायर, पी एस। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना रहेगा, यहाँ पर एन बचेगा, यहाँ पर एच की पावर 5/2 अपॉन शॉर्ट पावर की पावर 1/2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, एच की पावर 5/4, 5/2 अपन इंटू 1/2 कितना बन जाएगा, 5/4 अपॉन नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट पी एस, यानी शॉर्ट पावर में कितना लगा हुआ है हमारा, 1/2 की पावर। ठीक, अब जब प्रोपोर्शनलिज्म साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। इसी बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। तो यहाँ पे एनएच की मैंने पुट कर दी। अब यहाँ से अगर मैं एनएच की वैल्यू पता करूं, स्पेसिफिक स्पीड कितनी आएगी, एनएच इज इक्वल टू एन अंडर रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द specific speed of the turbine, where n is the speed in rpm, p is the short power in kilowatt, and h is the net head in the meter. So this is the formula to calculate the value of specific speed of the turbine. So this is all about the important topics in the fast board for the unit number 4 of the subject fluid mechanics and fluid machinery. ठीक है, इसमें हम लोग एक जो नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले पंप के बारे में, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले यूनिट में। इस यूनिट को आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, देखिएगा, बिकॉज ये हमने जो टॉपिक डिस्कस किए वो टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको इजीली अगर नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर एक कोर्स का लिंक भी दे रखा है। अगर आपको और डिटेल में कोर्स पढ़ना है तो आप वहाँ से हमारे कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।